हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो भैया अब शुरू करते हैं आज अपना 5वां चैप्टर। और अब सिलेबस के 9 चैप्टर में से 4 चैप्टर्स हो चुके हैं, बीच में एग्जैक्ट बीच में खड़े हैं, जहां से अब हम लोग बोलते हैं ना चैप्टर का हाईएस्ट पॉइंट, जो फिजिकल केमिस्ट्री का हाईएस्ट पॉइंट वाले चैप्टर्स हैं वो आपका वेट कर रहे हैं। जो लोग बिना बैकलॉग के इस वीडियो को आज के आज देख रहे हैं भैया बहुत बढ़िया, क्योंकि महीना बदल गया है। बस किस्मत बदलने वाली है 5 मई 2024 को। ठीक है, तो आप कितना प्रिपेयर्ड हो, कैसे प्रिपेयर्ड हो, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करोगे। कितने प्रिपेयर्ड हो ये चीज़ें आप अपने डीपीपी और अपने क्वेश्चंस अपने टेस्ट से डिसाइड करते चलिए। कोशिश कीजिए भैया, चैप्टर अगर 2 दिन 3 दिन में हो रहा है तो आप भी 2 दिन 3 दिन में उसको फिनिश कीजिए। चैप्टर्स के साथ साथ आप भी अपने सिलेबस को अपने आप से कंप्लीट कीजिए जितना हो सकता है। जो लोग मतलब अभी भी लगे पड़े हैं भैया, आप तो डर जाओ, क्योंकि अब गिने चुने दिन बचे हैं। ठीक है, मतलब मार्च आ गया है, अप्रैल और मई में तो एग्ज़ाम ही है। मई में तो पता ही नहीं है, मई का दिन तो काउंट ही नहीं करने। मार्च और अप्रैल 2 महीने बचे, तो भैया सिंसियरली लग जाइए। हम लोगों के पास टोटल 9 चैप्टर्स हैं, उसमें से मैंने अभी तक आपके देखेंगे तो हम लोगों ने ये 2 चैप्टर्स शुरुआत में करे, फिर ये करा और आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मतलब अब इसके बाद मेनली अपने को 3 चैप्टर मेन बचेंगे। कौन कौन से? केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन बीच में भी आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रो से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही है, इतने ही चीज़ें करनी है। अब फटाफट आपको फिनिश करना है, कोशिश कीजिएगा साथ साथ में कर लीजिएगा साथ साथ। ओके चलो, तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं और आज के चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। आज के चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स भैया बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार सा चैप्टर है। क्या है भैया? तो ये क्या करता है, ध्यान सुनिएगा। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये क्या है? ये ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है। ये ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है जो किसको डील करता है? सर ये किसको डील करता है? जैसे केमिकल काइनेटिक्स किसको डील करता था? रेट ऑफ रिएक्शन को। वैसी ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ, किसको डील करेगा? विच डील्स विथ सर हीट ऑफ रिएक्शन, हीट और एनर्जी एसोसिएटेड विथ एनी प्रोसेस और रिएक्शन, इसी को डील करेगा। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में देखोगे तो मेरे पास टोटल जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ना है उसको मैं टोटल अगर मैं पार्ट में डिवाइड करूं तो सबसे पहले हम लोग सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे अगर टाइम लगेगा तो बेसिक टर्म्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें। चाहे बेसिक टर्म्स पहले बता देता हूं, फिर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा, बेसिक टर्म्स करने के बाद लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है। और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे तो जीरोथ लॉ आता है, फर्स्ट लॉ आता है, सेकंड लॉ आता है और लास्ट में थर्ड लॉ आ जाता है। ये टोटल 4 लॉज की कहानी है, जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं जैसे इंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, इन सब का आपस में रिलेशन, गिव्स एनर्जी, एंड द लास्ट वन जिसको हम लोग बढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के फॉर्म में वो हम लोगों के पास आ जाता है। तो ये टोटल 4 टॉपिक्स में डिवाइड है ये चैप्टर। भैया ये किसके बारे में बात करेगा? बेसिक टर्म्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ, सर इंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, थर्मोकेमिस्ट्री, इन 4 लोगों के बारे में स्पेशली बात करने वाला है थर्मोडायनेमिक्स। अब इन लोगों के साथ देखोगे तो इन लोगों के साथ अपने पास देखें तो हम लोगों के साथ क्या आता है? सर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में मेरे पास सबसे पहली चीज शुरुआत होती है कि क्योंकि इस चैप्टर में ना बहुत टर्म्स बहुत यूज होंगे, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, ये सब चीजें, तो हमें पता होना चाहिए कि भैया किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, मतलब किसके अंदर के चेंजेस देख रहे हैं, कैसे चेंजेस देख रहे हैं, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक्स जब हमें स्टार्ट करते हैं, जब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ टाइम गुजारते हैं कहाँ पर? गुजरात में नहीं, कुछ टाइम गुजारते हैं हम लोग कहाँ पर सर? बेसिक टर्म्स में। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि कुछ टाइम गुजारिए तो हमारे मतलब गुजरात में, या कुछ टाइम गुजारी है हमारे मध्य प्रदेश में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम हम लोग कहाँ गुजारते हैं? बेसिक टर्म्स में। ठीक है, बेसिक टर्म्स के बाद हम लोग फिर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चालू करते हैं, जैसे उसमें जीरोथ और फर्स्ट लॉ मेजर इंपॉर्टेंट होते हैं। जीरोथ लॉ तक नाम का ही जीरो है तो जीरोथ लॉ बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं। इंट्रोपी, गिव्स एनर्जी और थर्मोकेमिस्ट्री, यही 4 चीजें पढ़नी है। 3 दिन का टाइम है, करना शुरू करते हैं।
ठीक है, चलो सबसे पहले बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। तो सर बेसिक टर्म्स में बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सी चीज़ समझिएगा। सिस्टम किसको बोलते हैं? सिस्टम मतलब जहाँ पर आप जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हो। जैसे मैं अपने घर पे चाय बना रहा हूँ तो मैं किसको ऑब्जर्व करूँगा? चाय की मतलब जो बर्तन होगा उसको ऑब्जर्व करूँगा। सर चाय बनाऊंगा तो उसको ऑब्जर्व करूँगा। हाँ, उसको अगर चाय बन के गिर जाए, साइड में गिर जाए, तो उससे साइड वाला क्या होगा? सराउंडिंग कहलाएगा। सिस्टम क्या है? जिसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन करते हो। अगर मैं ये बोलूँ कि ये सिस्टम है, सर ये क्या है? मेरा सिस्टम है, इसके अंदर मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, चाय बन रही है। सर इसके बगल में क्या होगा? सराउंडिंग होगा। सिस्टम है, ये क्या है? सराउंडिंग है। सर ये क्या है? सराउंडिंग है। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला देंगे। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को अगर मिला दिया जाए तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला देंगे तो हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिवर्स बोल देते हैं। सर सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दिया जाए तो क्या बोल दिया जाएगा? यूनिवर्स बोल दिया जाएगा। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाई अ बाउंड्री, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बाउंड्री और वॉल बोल देते हैं। बाउंड्री और वॉल बोल देते हैं। तो देख लो मैंने क्या बोला, थर्मोडायनेमिक्स में ये कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। क्या? सिस्टम वो जिसके ऊपर स्टडी किया जाए, सराउंडिंग वो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स हो, जो इंटरेक्ट कर सकता है सिस्टम के साथ, क्या करे? इंटरेक्ट कर पाए, उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। यूनिवर्स किसको बोलते हैं? तो जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर बना हो, जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर बना हो, उसी को क्या बोल देंगे? यूनिवर्स। बाउंड्री क्या है? तो सर वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। याद रखिएगा, बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। जैसे मैं और मेरे इस कैमरे के बीच में क्या है? सर इमेजिनरी वॉल है। कैसे? मैं बोल रहा हूं, कैमरा कैच कर रहा है, ये इमेजिनरी वॉल है, बीच में एयर्स की एक इमेजिनरी वॉल है। मैं एक सिस्टम हूं, वो एक सराउंडिंग है जो मेरी चीजों को कैच कर रहा है। सिमिलरली आप जैसे अभी पढ़ के पढ़ाई कर रहे हैं और आपका मोबाइल, एक दोनों के बीच में क्या है? एक इमेजिनरी वॉल है। किसके बीच का? सर ऑब्वियस है, बीच में एयर्स होंगे, तो ये इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। अब देखोगे तो सिस्टम के ऊपर भी हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम बना सकते हैं। कैसे टाइप्स ऑफ सिस्टम? सर सिस्टम जिसके ऊपर स्टडी करते हैं वो 3 टाइप का हो सकता है। कैसे कैसे? सर सबसे पहले ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं? सर ओपन सिस्टम 3 सिस्टम टाइप के सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और सर क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब हो गया कि सब कुछ भैया आप अपने साथ मैटर और एनर्जी सब कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब दिस टाइप ऑफ चेंज कैसे? मैटर एज वेल एज किसको? एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब मैटर एज वेल एज एनर्जी भी सराउंडिंग के साथ क्या होगा? चेंज होगा। मैटर एज वेल एज एनर्जी भी क्या होगी? सराउंडिंग के साथ क्या होगी? चेंज होगी। यहां पर देखेंगे तो ये क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे चाय बनाते हुए देखा है बर्तन को, उसमें क्या होता है? चाहे मम्मी लोग सब्जी बनाते हुए या खुद बनाते हुए देखा हो तो कैसा होता है कि सर उसमें कभी कुछ डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उसमें क्या होता है? कभी हीट ज़्यादा कर रहे हैं, कभी हीट कम कर रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम की खुला हुआ सिस्टम है, उसको बार बार आप चेंजेस कर सकते हो। ओपन सिस्टम मतलब सर उसकी बाउंड्री क्या है? सर सील्ड नहीं है, आप सील्ड नहीं है, ना ही आपकी इंसुलेटेड है, ना ही सील्ड है, ना ही इंसुलेटेड है, ना ही आपकी सील्ड है और ना ही आपके पास क्या है? सील्ड और इंसुलेटेड। ठीक है, नहीं इंसुलेटेड है। क्यों? क्योंकि सर आप क्या कर रहे हो? देखोगे यहां पर अगर मैं इसका पिक्चर बनाऊं तो यहां क्या होगा? सर मैटर मास एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी एक्सचेंज भी हो रहा है। मास एक्सचेंज भी अलाउड है, एनर्जी एक्सचेंज भी अलाउड हो रहा है। लेकिन इसके केस में देखोगे जैसे प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में क्या हो जाता है कि सर आपका जो एनर्जी का एक्सचेंज है, आप मास का एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक बार प्रेशर कुकर बंद कर दिया, आप बार बार खोलोगे नहीं। हाँ, एनर्जी को ज्यादा या कम कर सकते हो तो मास का एक्सचेंज कर सकते हो। एनर्जी का एक्सचेंज, मास का एक्सचेंज नहीं कर सकते, एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। यहां पर देखोगे तो भैया कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं कि ना मास एक्सचेंज होगा, ना मास एक्सचेंज होगा, ना एनर्जी एक्सचेंज होगी। ना मास एक्सचेंज होगा, ना एनर्जी एक्सचेंज होने वाली है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। मास और एनर्जी में से कुछ भी एक्सचेंज नहीं होने वाला। ये ओपन सिस्टम है, ये क्लोज है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड कुछ भी नहीं करेगा, आइसोलेटेड कुछ भी नहीं करेगा। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ना मास एक्सचेंज करेंगे ना उससे ओपन, ये देख लो, ना मास एक्सचेंज होगा ना एनर्जी एक्सचेंज होगी। ओपन में क्या होता है? दोनों एक्सचेंज होते हैं। इसके केस में क्या होता है? क्लोज में क्या होता है? मास नहीं होगा, एनर्जी होगी। और आइसोलेटेड की बात करें तो मास और एनर्जी में से दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसा काम करेंगे पक्का। सर देख लीजिए रिएक्टेंट्स, अब एग्जांपल्स आपके सामने पड़े। हम सब लोग क्या है? ह्यूमंस क्या है? ओपन सिस्टम है। एनिमल्स क्या है? ओपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या हो रहा है? सर मास और एनर्जी दोनों ही चेंज हो रहा है। लेकिन हाँ,
अगर कोई जैसे प्रेशर कुकर हो गया, टी केटली हो गया, ये सब क्या हो गए सर, ये सब क्या हो जाते हैं, क्लोज सिस्टम हो जाते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम ऑब्वियस है, थर्मस फ्लास्क होते हैं, थर्मस फ्लास्क होते हैं, इनके केस में सर इनका बाउंड्री क्या होता है, सील्ड होता है एज वेल एज इंसुलेटेड भी होता है, सील्ड होता है एज वेल एज इंसुलेटेड होता है। इनकी बाउंड्री की बात करें तो ये सील्ड होगा बट नॉट इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है, बाउंड्री दो टाइप की होगी। अब ध्यान सुनिएगा, पहले सिस्टम तीन टाइप का पढ़ा, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ओपन मतलब कि भैया जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, मास एक्सचेंज है। क्लोज मतलब जिसमें मास एक्सचेंज ना हो, एनर्जी का एक्सचेंज है। आइसोलेटेड मतलब कुछ भी एक्सचेंज ना हो पाए। अब इसी की बात पे वॉल्स की बात करें या बाउंड्री की बात करें, बाउंड्री या फिर वॉल्स की बात करें तो वॉल्स और बाउंड्री देखना अपने पास, ये कितने टाइप के होते हैं। तो सर टाइप में बात करेंगे, सबसे पहले हीट कंडक्टिंग होते हैं, हीट कंडक्टिंग, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं डायाथर्मिक वॉल्स। हीट कंडक्टिंग या फिर क्या बोल दिया जाता है, डायाथर्मिक वॉल्स। सर याद रखिएगा, जहां पर हीट कंडक्ट हो रहा है, जहां पर भी हीट कंडक्ट हो रहा है सर वहां पर सर हीट कंडक्टिंग वॉल्स, डायाथर्मिक वॉल्स। और एक होता है हीट इंसुलेटिंग वॉल्स। हीट इंसुलेटिंग वॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा, हीट इंसुलेटिंग वॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं एडियाबेटिक वॉल्स। इसका नाम क्या हो जाता है, एडियाबेटिक वॉल्स। ये क्या बोल दिया जाता है, एडियाबेटिक वॉल्स बोल दिया जाता है। तो बाउंड्री दो टाइप की, हीट कंडक्टिंग, हीट इंसुलेटिंग, हीट कंडक्टिंग, हीट इंसुलेटिंग। सर बाउंड्री अपने पास दो टाइप की, हीट कंडक्टिंग, हीट इंसुलेटिंग। एक को क्या बोल देंगे, डायाथर्मिक वॉल्स, एक को क्या बोल देंगे, एडियाबेटिक वॉल्स। हीट कंडक्टिंग, हीट इंसुलेटिंग। वॉल्स को दो टाइप से और डिवाइड कर सकते हो। एक होता है सर यहां पर अब कहने को हो जाएगा, एक हो जाएगा फ्लेक्सिबल वॉल और एक हो जाएगा रिजिड वॉल। अब कहने को, या फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होगा, जिसकी बाउंड्री या वॉल्यूम क्या हो जाए, चेंज हो जाए, जिसकी बाउंड्री चेंज हो जाए उसको फ्लेक्सिबल वॉल बोल देंगे, और जिसकी बाउंड्री चेंज ना हो उसको रिजिड वॉल बोल देंगे। तो भैया टाइप्स ऑफ वॉल्स भी कितने होंगे, दो टाइप के, ये हीट कंडक्टिंग, हीट इंसुलेटिंग, रिजिड और फ्लेक्सिबल। पक्का। तो मेरे पास देख लो, सिस्टम आया, सराउंडिंग आया, सिस्टम आया, सराउंडिंग आया, बेसिक टर्म में सिस्टम, सराउंडिंग और क्या आ गया, बाउंड्री। बाउंड्री क्या है सर, रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, इन दोनों को मिला देंगे तो यूनिवर्स होगा। और यहां पर सिस्टम का देखेंगे, सिस्टम का देखेंगे क्लासिफिकेशन, तो तीन टाइप का, मास एक्सचेंज करेगा तो ओपन सिस्टम, एनर्जी एक्सचेंज करेगा तो ओपन सिस्टम, लेकिन हाँ मास एक्सचेंज ना करे, एनर्जी का एक्सचेंज करेगा तो क्लोज सिस्टम, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज ना करे तो उसको क्या बोल देंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। उसमें कौन सी वॉल्स होंगी, एडियाबेटिक। इसमें कौन सी वॉल होंगी, डायाथर्मिक। इसमें भी कौन सी वॉल होगी, डायाथर्मिक। इंसुलेटेड नहीं होती, वहां इंसुलेटेड हो जाती है। पक्का। चलो सर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। कौन कौन से, तो सर याद रखिएगा, पहले को हम लोग बोल देते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूं तो एक को बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस का मतलब सर ये अभी से लेकर इक्विलिब्रियम तक याद रखिएगा। होमोजीनियस का मतलब सर यूनिफॉर्म रहे, मतलब सब जगह सर एक ही फेज के लोग हों। हेट्रोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम, ये दोनों के दोनों यूनिफॉर्म रहे। मतलब होमोजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना अपने पास। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, अगर रिएक्टेंट गैस है तो प्रोडक्ट भी क्या रहे, गैस में रहे, सब के सब सेम चीज। रिएक्टेंट अगर लिक्विड में है तो प्रोडक्ट कहाँ रहे, लिक्विड में रहे। रिएक्टेंट अगर सॉलिड में है तो प्रोडक्ट क्या हो जाए, सॉलिड में हो जाए। तो इसी को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम है। हेट्रोजीनियस सिस्टम की बात करेंगे तो हेट्रोजीनियस सिस्टम मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट लिक्विड में है और प्रोडक्ट क्या हो गया, गैस में हो गया। मतलब ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं। सॉलिड में है तो प्रोडक्ट क्या हो गया, गैस, सॉलिड गैस में हो गया। ऐसे चल रहा है तो अलग अलग हो, मतलब ये क्या रहे, सेम फेज। यहां पर क्या रहे, सेम फेज। यहां पर क्या हो जाए, डिफरेंट फेज हो जाए, अलग अलग टाइप के फेज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे सर, हेट्रोजीनियस सिस्टम बोल देंगे। तो होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम, सिस्टम यहां भी दो टाइप का हो गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम। श्योर हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम। पक्का। ये देख लो बाउंड्री अपने पास, हीट कंडक्टिंग, हीट इंसुलेटिंग, फ्लेक्सिबल और रिजिड, फ्लेक्सिबल और रिजिड, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम। श्योर हो। पक्का। डन। अच्छा, मुझसे किसने बोला सर ये सारे बेसिक टर्म्स का अभी क्या यूज है, भाई पता चलेगा, वेट एंड वॉच। सर दो टाइप की प्रॉपर्टीज भी दो टाइप की, अब यहां से देखिएगा, आज जो भी पढ़ रहे वो सारे के सारे बेसिक टर्म्स है। बेसिक टर्म्स मतलब ये पूरे मतलब यहां पर पूरे थर्मोडाइनमिक्स में कहीं भी यूज हो जाएंगे। कैसे सर, देखिएगा, टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम।
सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कौन कौन सी, तो सर ध्यान सुनिएगा। सर एक को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव और एक को बोलते हैं एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब सर नाम से ही पता है, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब जो किस पे डिपेंड ना करे, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। सर जो मास पे डिपेंड ना करे उसी को क्या बोल देंगे, इंटेंसिव। सर एक्सटेंसिव का मतलब क्या होगा, सर जिसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करे, अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो मास पे डिपेंड करे उसको क्या बोल देंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं, ध्यान सुनिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं सर ये क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नॉन एडिटिव इन नेचर होती हैं, इनको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, नॉन एडिटिव इन नेचर होती हैं, कभी भी आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं एडिटिव इन नेचर होती हैं, ये क्या होती हैं, डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं, एडिटिव इन नेचर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, तुम कभी भी टेम्परेचर डायरेक्ट दो बंदों को मिलाओगे, ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मेरा हाथ 30 पे है, दोस्त का हाथ 20 पे है, हम दोनों ने हाथ मिलाया 30 + 20 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, नहीं। टेम्परेचर डायरेक्ट एडिटिव नहीं होता, वेपर प्रेशर डायरेक्टली एडिटिव नहीं होता। स्पेसिफिक हीट, ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के। ठीक है, एक्सटेंसिव का मतलब क्या हो गया कि सर वो किस पे डिपेंड करती है, मास के ऊपर। ये सारे एग्जांपल्स, इंटरनल एनर्जी, टोटल मोल्स, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, लेंथ, मास, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, मास के ऊपर, मोल्स के ऊपर। तो ये क्या है, और ये देखोगे जैसे अभी पढ़ेंगे आगे जाके सारे टर्म्स इंटरनल एनर्जी, मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि अभी आ जाएगा, चैप्टर में ही आ जाएगा। एंथैल्पी, वॉल्यूम, गिब्स एनर्जी, ठीक है, वर्क डन, ये सब क्या है अपने पास, सर ये किस पे डिपेंड करेंगे, मास के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये नॉन एडिटिव होता है, देखोगे कौन कौन से हैं, टेम्परेचर मेजर है, ठीक है, वेपर प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें देख सकते हो आप, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब चीज़ें आपको क्या मिल जाएंगे, ये सब चीज़ें आपको क्या मिल जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होंगे, इंटेंसिव होगी। ये इंडिपेंडेंट है और ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। एक दो चीज़ें और, अगर कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियस आप सबको क्या चाहोगे, ऐसी चीज़ें चाहोगे कि सब लोग क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, सब लोग क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। तो कैसे होगा इंडिपेंडेंट, तो इसके लिए ध्यान सुनिएगा, एक बेसिक रूल होता है कि सर अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को किससे डिवाइड कर दो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को सर अगर मास से डिवाइड कर दोगे, मास से डिवाइड कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेंसिव में। पहला रूल तो ये हो गया। या फिर अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो ले लोगे, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर रेशियो ले लोगे, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर रेशियो ले लोगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो ले लोगे, तो सर क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। दैट इज इक्वल्स टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। सर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का अगर रेशियो ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी। डेंसिटी बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, मास के ऊपर। लेकिन सच बताऊं तो डेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिव होता है। क्यों सर, मास कम करेंगे तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा, नहीं, मास कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। सर डेंसिटी, मान लो ये कोई वुड का प्लैंक है, मतलब वुडन प्लैंक है, कोई वुड का एक तख्ता है, इसका डेंसिटी अभी क्या होगा, इसका डेंसिटी m/v होगा। सर इसको आधा कर दीजिए, आपने बोला मास कम कर दिया तो इधर क्या हो गया, m/2, तो वॉल्यूम भी तो v/2 हो गया भाई। डेंसिटी अभी निकालने जाओगे, m/2 डिवाइड बाई v/2, 2 कैंसिल, अभी भी कितनी आएगी, m/v ही आएगी। डेंसिटी चेंज नहीं होती है, लकड़ी को आधा आधा काट दोगे डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो डेंसिटी क्या है सर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी चीज, जैसे मैं बोल रहा हूं, देखो यहां पर ये मैंने बोला इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या है सर, इंथैल्पी अगर आपको मैं बोल दूं कि इंथैल्पी क्या है सर, एक्सटेंसिव है। एक काम करो, इंथैल्पी को मास से डिवाइड कर दो, इसको हम लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक इंथैल्पी। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक इंथैल्पी। ये क्या कहलाती है, स्पेसिफिक इंथैल्पी। और अब देखोगे तो सर ये क्या होगा, इंटेंसिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर आपने मास से डिवाइड कर दिया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ गई। ये क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। पक्का सर, तीन चीजें याद रखिएगा, कहीं भी फिजिक्स में आए चाहे कहीं भी, रेट ऑफ एक्स निकालना है तो रेट ऑफ एक्स के लिए कुछ नहीं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करना होता है। सर ग्रेडियंट ऑफ एक्स निकालना है तो ग्रेडियंट ऑफ एक्स के लिए कुछ नहीं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल करना होता है। और अगर स्पेसिफिक ऑफ एक्स निकालना हो तो सर उसके लिए क्या करते हैं, सर एक्स को किससे डिवाइड कर देते हैं, मास से डिवाइड कर देते हैं।
ये बेसिक कुछ फिजिक्स के कुछ रूल्स हैं। केमिकल काइनेटिक्स में रेट और ग्रेडियंट पढ़ा था, यहाँ पर ये जानिए कि स्पेसिफिक निकालना है। अगर कोई बोले स्पेसिफिक एनर्जी, मतलब एनर्जी डिवाइड बाई क्या करना है, मास करना है। एनर्जी डिवाइड बाई क्या करना है, मास करना है। बस ये ध्यान रखिएगा। आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो मास पे डिपेंड करती है। इंटेंसिव क्या है, जो मास से इंडिपेंडेंट होती है। पक्का? चलो, ये लिस्ट आपको धीरे धीरे करके, आपको अभी टाइम एग्जाम हॉल में जाने से पहले सब आराम आराम से देख के ध्यान से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, मुझे बता दिया गया कि सर इंटेंसिव सिस्टम की प्रॉपर्टीज ऐसी ऐसी हैं, सिस्टम इतने टाइप्स का होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दीवार ऐसी ऐसी होती है। ये बेसिक टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हमारे बेसिक टर्म्स में एक दो चीज़ें और। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स भाई दो टाइप के होते हैं। जैसे हमारी जिंदगी में वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं। कैसे, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में मेजरली हम लोग देखते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तीन चीजें देखते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोल देते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोल देते हैं। ध्यान से सुनना अपने पास, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सर, टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ध्यान सुनिएगा, इसी को एक देखिएगा, एक को बोलते हैं हम लोग पाथ फंक्शन, एक को बोलते हैं पाथ फंक्शन, या फिर इसी को पाथ वेरिएबल बोल दो, पाथ फंक्शन। और एक को बोलते हैं हम लोग पाथ फंक्शन, और एक को बोलते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन या फिर क्या बोल देते हैं, स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन या फिर क्या बोल दिया जाता है, स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब क्या हो गया कि सर जो किस पे डिपेंड करता हो, सर हु डिपेंड, विच डिपेंड्स ऑन वेरिएबल्स, विच डिपेंड्स ऑन variables which depends on path, depends on path। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्क हो गया, हीट हो गया। ये क्या होते हैं, हीट Q से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया, पाथ फंक्शन। मतलब जो रास्ते पे डिपेंड करते हो, जो रास्ते पे डिपेंड करते हो। लेकिन स्टेट फंक्शन क्या होता है, जिसकी वैल्यू, सर वेरिएबल्स विच depend on initial and final condition, depend only on initial and final condition। इनको कोई मतलब नहीं, initial and final condition, final state of system, irrespective of their path, irrespective of their path। अपने रास्ते से कोई मतलब नहीं सर। आपको सीधा सीधा सच बताऊं तो ये किस पे डिपेंड करेंगे, सर इनको ना, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। मतलब कैसे गई इससे बात फर्क नहीं पड़ रहा, आप इनिशियली कहां थे, फाइनल कहां थे। जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं, दे आर बिहेव एज अ स्टेट फंक्शन। क्यों, वो सीधा सीधा ये पूछते हैं कि बेटा पिछले साल कितने नीटे मार्क्स थे, इस साल कितने हैं, या उस बच्चे कितने आए, तुम्हारे कितने आए। वो क्या, उनको मतलब नहीं कि तुम्हारे साथ डेली लाइफ में क्या हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी में और क्या चल रहा है। उनको कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी लाइफ में कुछ और मेंटली प्रॉब्लम चल रही है, या सिलेबस छूट रहा है, बैकलॉग हो रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सीधा सीधा किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्टेट फंक्शन की तरह। उनको इनिशियल नंबर से मतलब है, बाद के नंबर से मतलब है कि अच्छा बेटा चेंज इतना दिख गया। अगर पॉजिटिव चेंज दिखा तो बोलेंगे वाह क्या बच्चा है यार, क्या अच्छा बच्चा है, हमने तो बताया था कि PW की क्लास करो, ऐसा करो वैसा करो। और अगर निगेटिव चेंज दिख गया तो फिर बोलेंगे अरे भैया हमने तो पहले ही पता था कि ये मोबाइल देखता है दिन भर, ये दिन भर खाली मोबाइल देखता है, पढ़ाई थोड़ा ना करता है, मोबाइल पे थोड़ा ना पढ़ाई होती है, यहाँ का लड़का वहाँ गया तो वो हो गया। ऐसी बातें करेंगे। तो स्टेट फंक्शन क्या है, इसको कोई मतलब नहीं कि सर रास्ते किस रास्ते से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। ये इनिशियल देखेगा और फाइनल देखेगा। सर इसके एग्जांपल्स जितने भी अभी पढ़ेंगे हम लोग, जितने भी हम लोग एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं वो सारे इसके ही एग्जांपल्स पढ़ेंगे। चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे वो इंट्रोपी हो, चाहे वो गिब्स एनर्जी हो, चाहे वो इंथैल्पी हो, ये सब के सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन अगर कोई बोल दिया, स्टेट फंक्शन अगर कोई बोलता है तो सर वो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पे। पाथ फंक्शन बोलेगा जैसे वर्क और हीट हैं तो ये किस पे डिपेंड करेंगे, रास्ते पे डिपेंड करेंगे। इनको रास्ते से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, इनको रास्ते से मतलब नहीं होता। इनिशियल देखो, फाइनल देखो, इनिशियल फाइनल देखो, उनके बीच का डिफरेंस निकाल दो, कहानी खत्म हो जाएगी। इनिशियल देखो, फाइनल देखो, उनके बीच का डिफरेंस निकाल दो, कहानी फिनिश हो जाएगी। देख लो ना, ये है स्टेट फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। सर ये किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ स्टेट ऑफ द सिस्टम पे। सर सारे रास्ते से, किसी भी रास्ते से जाओ सेम वैल्यू आने वाली है। लेकिन अगर तुम यही बात इस पे करो, डिपेंड्स ऑन द पाथ, डिपेंड्स ऑन द हाउ द स्टेट ऑफ, मतलब जैसे तुम्हारी रास्ते,
तुम्हारी जिंदगी है। देखो रिश्तेदारों के लिए क्या है, तुम स्टेट फंक्शन हो, तुम्हारे लिए क्या करेंगे, अरे बेटा पिछले साल तुम्हारे कितने थे, इस साल कितने, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम्हें अपने आप से या तुम्हारे आसपास रहने वाले, या जैसे हम ही टीचर्स डेली मिल रहे हैं तो हम एक दूसरे को बोल रहे हैं कि भाई पढ़ाई शुरू कर दो, ये आ गया वो हो गया। हमें पता है कि यार रास्ता ऐसा मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, दोनों के बीच का रास्ता है। अब आपके ऊपर है, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। तो हम डेली एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, डेली एक टाइम पे मिल रहे हैं कि ना बेटा करना तो है, करना तो है, करना तो है। जो चीज़ें 12 लेक्चर में होती है हम 3 लेक्चर में करेंगे, कैसे करेंगे वो हमें पता है, आपको कैसे करना है वो आपको पता है, पक्का। तो देख लो ये हर एक दिन का मिल रहा है इनको, मतलब इससे मतलब फर्क पड़ता है कितने से कितना टाइम गया है। डिफरेंट पाथ में रिजल्ट इन डिफरेंट वैल्यूज। सर ये इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, हीट और वर्क। तो पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन दो टाइप की चीजें आई, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन दो टाइप की चीजें आई, और उनको देख लीजिएगा, उनको देख लीजिएगा। जब भी आपको मौका मिले आप उसके हिसाब से करते चले जाइए। कभी भी मौका मिले आप इंटरनल ये जितने भी स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन है जहां भी लिखा हो समझ जाना कि भैया स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन की बातें ऐसी होंगी, पक्का। मेरी लाइफ में 2 ही पाथ फंक्शन हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, 2 ही पाथ फंक्शन हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। कौन कौन से, तो सर वो हीट है और एक क्या है, वर्क है। एक हीट है एक क्या है, वर्क है। अलग अलग देख लो हीट और वर्क। हीट और वर्क की कैलकुलेशन में पहले आते हैं हम लोग। हीट और वर्क कैसे निकालते हैं, व्हाट इज हीट। Heat is nothing. Heat is represented by Q. Heat is defined as the energy, quantity of energy which कब से कब फ्लो करता है, which flows from high temperature to low temperature. सर ये किस पे डिपेंड करेगा, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। हीट जो होती है वो पाथ पे डिपेंड करती है। अब हीट इतनी ज्यादा पाथ पे डिपेंड करती है कि हम हीट को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। ध्यान सुनिएगा, आप फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में भी ये टॉपिक पढ़ते हैं, इसीलिए यहां पर थोड़ा रिवाइज भी हो जाता है। हीट को देखेंगे तो सर आप ना 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। एक को बोलते हैं सेंसिबल हीट और एक को बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट। एक को बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट, सेंसिबल हीट, और एक को बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट। सर सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट देख लो अपने पास, सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट, सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट देखना, सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट क्या होगा। सेंसिबल हीट क्या होता है, तो सर सेंसिबल हीट का मतलब क्या हो जाएगा, देखना अपने पास। यहां पर बात की जाए सेंसिबल हीट की तो सर यहां पर मेरे पास 3 टाइप की, यहां पर सेंसिबल हीट निकालने के 3 फॉर्मूले आते हैं। बस याद रखने का तरीका ये है कि भैया अभी मैं बता भी दूंगा, लेकिन हाँ मेन आपको ये देख लीजिएगा। सर सी क्या होता है, हीट कैपेसिटी होती है। मैं क्या करता हूं इसको अभी फॉर्मूला ही बता दूंगा, लेकिन आप बस ये देख लीजिए, यूनिट्स देख लीजिए, जूल्स पर केल्विन। सर केल्विन पर केल्विन है, केल्विन से केल्विन मल्टीप्लाई हुआ, आंसर क्या आ जाएगा। सेंसिबल हीट निकालने का एक तरीका ये भी है, एम सी डेल्टा टी। सर ये सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर आपको कुछ नहीं, आपको एग्जाम हॉल में कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसके लिए कुछ नहीं, आपको सीधा सीधा दिया होगा, आपको सीधा सीधा दिया होगा सर केजी -1 या ग्राम वर -1। सर आपको कुछ नहीं, हीट कैपेसिटी का यूनिट देखिए और यूनिट डायमेंशन लगा दीजिए, यूनिट डायमेंशन लगाइए। आपको ही पता है आपको हीट किस में मिलना है, जूल में मिलना है, तो सर इसकी हीट कैपेसिटी देख लीजिए। सर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है पता चल जाएगा, लेकिन हाँ पहले ये फॉर्मूले देख लीजिए कैसे कैसे निकाल सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला सर सेंसिबल हीट निकालने का ये भी होता है, Cm इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। ये क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी होता है। और मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट देख लोगे तुम्हें पता चल जाएगा, जूल्स पर केल्विन पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये देख लो अपने पास, n इज नथिंग नंबर ऑफ मोल्स हो गया, n इज नथिंग नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो सेंसिबल हीट देखोगे, सेंसिबल हीट देखोगे, सेंसिबल हीट अपने पास कौन कौन से होंगे, 1 2 एंड 3। 3 ही तरीके से आप सेंसिबल हीट निकाल सकते हो। सेंसिबल हीट क्या होता है, सर ये क्या करता है, सेंसिबल हीट के बारे में बात करें, सेंसिबल हीट किसके बारे में बात करता है, तो ये क्या होता है सर, ये किसको, ये कब होता है, हीट रिक्वायर्ड टू change the temperature without to change the temperature without change the temperature without changing phase, without changing phase। सर लैटेंट हीट क्या होता है, तो लैटेंट हीट को डिफाइन किया जाए तो ये क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द phase at
कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखिएगा सर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो आप हीट चेंज करते हैं या हीट रिक्वायर्ड होता है। कितने लोगों को लगता है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी? जरूरत है भाई। सर दो टाइप की हीट होती है, एक सेंसिबल हीट होती है, एक लैटेंट हीट होती है। सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट में डिफरेंस है। सेंसिबल हीट टेम्परेचर चेंज करता है, लैटेंट हीट सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करता है? फेज चेंज करता है। मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, ऐसे चेंजेस करेगा तो उसको लैटेंट हीट बोलेंगे। सर सेंसिबल हीट अपने पास, सेंसिबल हीट अपने पास सर टेम्परेचर चेंज करता है, इसीलिए इसके फॉर्मूले में डेल्टा टी आ रहा है। लेकिन अगर आप इसके फॉर्मूले में जाएंगे, अगर आप इसके फॉर्मूले में जाएंगे तो इसके फॉर्मूले में देखेंगे सर लैटेंट हीट का फॉर्मूला अगर मैं आपको लिखूं तो QL इज नथिंग मास इनटू लैटेंट हीट। ml, सर m क्या हो गया? इसका यूनिट क्या होगा? जूल्स पर ग्राम होगा, तो ये किस में ले लेंगे? ग्राम में। जूल्स पर केजी है तो ये किस में ले लेंगे? जूल्स केजी में। सर ml या फिर n इंटू एल। n क्या है सर? नंबर ऑफ मोल्स, और ये कब लेंगे? जब जूल्स पर मोल दिया होगा। बस इसका एक ही फॉर्मूला आएगा। लैटेंट हीट अपने पास, देखो सीधी सी बात है, ध्यान सुनना। देखो भाई, कोई सॉलिड है, ठीक है, वो लिक्विड में जाएगा और लिक्विड कहां जाएगा? गैस में जाएगा। चलो ध्यान सुनिएगा, सॉलिड से लिक्विड अगर जाना है, सॉलिड से लिक्विड जाना है, ध्यान सुनिएगा, सॉलिड से लिक्विड अगर ये फेज चेंज करना है तो याद रखिएगा ये फेज चेंज कब होता है? सर सॉलिड से लिक्विड जब जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन या फिर बोलते हैं मेल्टिंग। और ये कब पॉसिबल होता है? फ्यूजन और मेल्टिंग कब पॉसिबल होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? उस कांस्टेंट टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपका अगर मेल्टिंग होता है, सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? सर ये क्या कहलाएगा? इसके अंदर जो हीट चेंज होगा, इसके अंदर जो हीट चेंज होगा उसी को क्या बोल देंगे? इसके अंदर जो हीट चेंज होगा, इसके अंदर जो हीट चेंज होगा इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? लैटेंट हीट ऑफ, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सर देख लीजिए, ऐसे गए तो इसको क्या बोलेंगे? फ्यूजन या मेल्टिंग। किसका? सर एट कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट, और इसी का नाम क्या रख देते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LFUS। ठीक है, अब इसमें देख लो इसका यूनिट क्या है, उसके हिसाब से लैटेंट हीट निकाल दो। मास में दिया होगा तो मास से मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं बोलूं कि लिक्विड से मैं कहां जा रहा हूं? गैस जा रहा हूं। लिक्विड से मैं कहां जा रहा हूं? गैस जा रहा हूं। तो लिक्विड से गैस जाने के लिए क्या करेंगे? ध्यान सुनिएगा, लिक्विड से गैस जाने के लिए क्या करते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वेपराइजेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं क्या? इस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं क्या? यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी, यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? लैटेंट हीट ऑफ, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सर देख लो, सर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, याद रखना, जब भी होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोल दे, ध्यान सुनना, अगर मैं बोलता हूं आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस है, चलो आइस का मतलब वाटर का तो मेल्टिंग पॉइंट पता है ना, अगर मैं इसको वाटर में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो कितने टाइप की हीट होंगे? वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस अगर कन्वर्ट करने चला जाऊं कितने होंगे बताओ? आइस से -10 से वाटर डायरेक्ट जा सकता है क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? सर पहले आइस को ही, आइस का टेम्परेचर पहले कहां लेके आना पड़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा हीट होगा? सेंसिबल हीट होगा, सेंसिबल हीट होगा। सर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस, C ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी लेना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर सर देखेंगे आइस से आप किस में कन्वर्ट करेंगे? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। सर ये क्यों? क्योंकि सर आपको ही पता है जो फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, सर यहां पर कौन सा होगा? लैटेंट हीट होगा, N इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा। और यहां से यहां जाएंगे तो सर फेज सेम रहा, कौन सा हीट होगा? तो सेंसिबल हीट होगा। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, C ऑफ वाटर डेल्टा टी हो जाएगा। देख लीजिए, आपको कोई बोल दे कि सर डायरेक्ट चले जाए, नहीं डायरेक्ट नहीं जा सकते, हीट चेंज डायरेक्ट नहीं हो सकता, आपको एक एक स्टेप जाना पड़ेगा। सर यहां से चालू करेंगे, यहां जाएंगे, आइस को पहले 0 पे, क्योंकि ये जब ये जो चेंज होता है ना, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, यहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता है।
सेंसिबल हीट में क्या है, टेम्परेचर चेंज होता है। सेंसिबल हीट में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो देख लीजिए सेंसिबल हीट के 3 फॉर्मूले बताए, कौन कौन से सर, ये देखिएगा, C डेल्टा टी, या फिर MC डेल्टा टी, या फिर NCM डेल्टा टी। ये देख लो सर, यहां से 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। क्या सर, C मतलब हीट कैपेसिटी, मैं देखो सीधा सीधा देख रहा हूं हीट कैपेसिटी। ये देख लो MC, ये क्या है सर, MC मतलब ये देखो, ये देखो इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये क्या है सर, CM मतलब मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी है। अब इन सब के बीच का रिलेशन निकाल के देख लो सर, ये तीनों के तीनों इक्वेट होंगे, तीनों के तीनों इक्वेट होंगे। हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल C इज नथिंग M इंटू, सर मैं ऐसा लिख सकता हूं, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अभी जस्ट पढ़ा भी था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग, हीट कैपेसिटी को किससे डिवाइड कर दो, मास से डिवाइड कर दो। हीट कैपेसिटी को किससे डिवाइड कर दो, मास से डिवाइड कर दो। सर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। हीट कैपेसिटी को किससे, मास से डिवाइड कर दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी। सिमिलरली सर यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखना, अगर मैं बोलूं कि सर एक काम करते हैं, M इंटू स्मॉल c एंड दैट इज इक्वल्स टू NCM फॉर 1 मोल। ध्यान सुनना, 1 मोल की बात कर दूं, 1 मोल के लिए बात कर लूं, तो सर n की वैल्यू जहां 1 हुई वहां पर मास किसके इक्वल हो जाएगा, मास विल बी इक्वल टू मोलर मास, क्योंकि 1 मोल का मास सर क्या हो जाएगा, 1 मोल का मास ये हो जाएगा। सर देखना, तो इससे मेरा पास क्या आ जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, मोलर हीट कैपेसिटी किसकी इक्वल आ गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू क्या आ जाएगा, मोलर मास। ये देख लो सर, सारा का सारा यूनिट का गेम है, सारा का सारा यूनिट का गेम है। आप इसका यूनिट ध्यान रखिएगा, आप यूनिट ध्यान रखेंगे आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपने यूनिट ध्यान रखा है, अगर आपने यूनिट ध्यान रखा है तो आप सारा गेम कर सकते हैं। ये देख लो ना, इसका क्या यूनिट होगा, जूल्स पर केल्विन होगा, जूल्स पर केल्विन होगा। इसका यूनिट जूल्स पर केल्विन पर ग्राम होगा या केजी होगा, पर मास होगा। इसका क्या यूनिट होगा, जूल्स पर केल्विन पर मोल होगा। आप यूनिट का ध्यान रखिए, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे आंसर निकाल दीजिए। यही है अपने पास हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। सर 2 ही तरीके हैं सर, या तो सर लैटेंट हीट निकालना जाए, लैटेंट हीट में मास से निकालिए, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हो, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हो। यूनिट देख के यूनिट डायमेंशन लगाओ यार, मैं तो कहूंगा आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, यूनिट डायमेंशन लगाओ। ग्राम है तो इधर ग्राम लेना है, केजी है सर इधर ग्राम है तो इधर ग्राम लीजिए, इधर केजी है तो केजी लीजिए, मोल्स है तो मोल्स लीजिए, सीधी सी बात है। यहां देखिएगा सिर्फ टेम्परेचर है, जूल्स पर केल्विन है तो सिर्फ टेम्परेचर लीजिए। यहां पर क्या है, जूल्स पर केल्विन पर केजी है तो टेम्परेचर और क्या लीजिए, मास लीजिए। सर यहां देखिएगा जूल्स पर केल्विन पर मोल है तो टेम्परेचर और क्या ले लीजिए, मोल्स ले लीजिए, हो गया। करते रहिए क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। रीजन क्या है कि एनसीईआरटी ने ये वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, जहां पर ये बोला जाता है कि भैया आप बताइए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल्स ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई होती है। क्या करेंगे आप, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो भैया देख लो कैसे निकालेंगे। तो देखना अपने पास, ये देखिएगा सर यहां पर अगर मैं बात करूं हीट की, तो हीट क्या होगा, हीट इज नथिंग NCM डेल्टा टी। सर आपने NCM का फॉर्मूला क्यों यूज किया, सर क्योंकि जो CM है मोलर हीट कैपेसिटी दी है, तो मैं मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज करूंगा। कोई गलती से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, अब ये मत बोलना कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, 60 इंटू डिवाइड बाई 27 इंटू CM की वैल्यू 24, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो सर देख लो कितना आ जाएगा, सर ये 9 3 और ये कितना हो गया 8 3। ठीक है, अब सर ये 3 3 और ये कितना हो गया 20, तो कितना हो गया 400, 3200 बाई 3। सर 3200 बाई 3 1066.67 किलो जूल्स, सॉरी जूल्स आ गया।
और जूल्स आ गया, तो जूल्स को किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या करेंगे, किलो जूल्स कर देंगे, हो गया, निकाल दो। बस इतना ही करना होता है, इतना ही करना होता है। एक चीज और, एक चीज और, ए से बी जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, ए से बी जा रहे हैं, अगर इसकी हीट की वैल्यू 100 दी गई है तो सर बी से ए जाएंगे, अगर रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो सर इसकी हीट क्या होगी, सर सेम चीजें, ए से बी जा रहे हैं, बी से ए आ रहे हैं, तो यहां पर 100 के बदले क्या आ जाएगा, -100 हो जाता है। रिएक्शन के केस में ये चीज याद रखिएगा। अगर आप ए से बी जा रहे हैं, जाते टाइम आपने +100 जूल्स लिया है, तो आते टाइम क्या होंगे, -100 जूल्स आप रिलीज कर देते हैं। क्योंकि जैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपसे क्या बताया, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया, सर यहां से जाते टाइम सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, सॉलिड को लिक्विड में ले जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, लिक्विड को गैस में ले जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन उल्टा आएंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। क्यों, क्योंकि सर लिक्विड से सॉलिड जाएंगे, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना आप लेके गए उतना ही आप क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना आप लिक्विड से गैस में लेके गए उतना ही आप क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। तो कर दीजिए, पक्का हो जाएगा सर, श्योर है, श्योर हो, चलो देख लो भाई। अब इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा। जैसे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सर एंथैल्पी चेंज मतलब अपने को डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एच मतलब वही हीट चेंज निकालना है। 1 मोल वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस है, वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस है, उसको कितने फ्रीज करना है, फ्रीज कितने करना है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री में दिया हुआ है, ऐसे फिजिक्स में होना चाहिए लेकिन एनसीईआरटी केमिस्ट्री में दिया है तो पढ़ लेते हैं। आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस से पहले डायरेक्ट आप आइस में नहीं जा सकते, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वाटर को फ्रीज करके 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें पता है पानी को रखते ही फ्रिज में जम नहीं जाता है, पहले पानी खुद का टेम्परेचर कम करेगा, फिर क्या करेगा, वो कन्वर्ट होगा आइस में, कितने टेम्परेचर पे, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर आइस से ये कहाँ चला जाएगा, ऐसे। सर इसमें कितने कितने हीट इन्वॉल्व होंगे, सर इसमें कितने हीट इन्वॉल्व होंगे, ये सेंसिबल हीट होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। सर ये क्या आंसर फ्यूजन, ये कौन सा होगा, लैटेंट हीट, कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन इसका अपोजिट माइनस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का माइनस, क्यों, क्योंकि सर अब की बार फ्रीज कर रहे हैं, मतलब उधर से आते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इधर से जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और देखिएगा आइस, ये क्या होगा सर, इसका सेंसिबल हीट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस, सी ऑफ आइस इनटू डेल्टा टी, ठीक है, इनटू डेल्टा टी, यही होगा पक्का। तो ये देख लो भाई, क्या करें अब सर, क्या करें, तो इसके लिए क्या होगा, तो वही कुछ नहीं सर, C की वैल्यू दी हुई है सर, टोटल हीट निकालना है सर, टोटल हीट, इसको QS1 कर देता हूं, इसको QS2, चलो सर QS1 प्लस QL प्लस QS2 निकालो। QS1 कैसे आएगा सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है 1, सी ऑफ वाटर कितना है, वाटर लिक्विड में, देखो लिक्विड में दिया है, सॉलिड में दिया है, सी ऑफ वाटर कितना है 75.3, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, 0 -10 माइनस नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है सर 603 जूल्स, और इसके आगे क्या लगा दूंगा, माइनस, क्यों, क्योंकि सर नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब क्या उल्टा फ्रीज कर रहे हो आप, सामने वाले को फ्रीज करोगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उल्टा आते, सॉलिड से लिक्विड आते तो एनर्जी देते। ये जो दिया हुआ है फ्यूजन एंथैल्पी, ये किसकी दी हुई है, आइस से वाटर में आने की दी है, उल्टा जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। और यहां पर देखेंगे उसका केस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस, सी आइस का, ये कितना हो गया 36.8, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा -10 -0, यही होगा सर। सब के सब ये देखिएगा निगेटिव में आ गए, 753, 6030, और ये कितना हो गया 368। सर जो भी आएगा 8 3 11 8 3 11 5 3 8 और 6 8 6 14 15 हो गया, 7 3 7 3 10 10 और 11 और कितना हो गया सर, इसका वैल्यू देखेंगे -7.151 किलो जूल्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी एक साइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए हम सब कुछ ये पढ़ रहे हैं। हीट निकालने के दो तरीके, सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट। सेंसिबल हीट निकालते टाइम डेल्टा टी देखते हैं, लैटेंट हीट निकालते टाइम डेल्टा टी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लैटेंट हीट सर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे आता है, लैटेंट हीट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे आता है, तो टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है उसके केस में, पक्का सर देख लो।
अब आते हैं हीट की कहानी हो गई तो हमारे पास दूसरा पाथ फंक्शन आता है दैट इज नोन एज वर्क। वर्क क्या है सर? ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ एनर्जी व्हेन अ सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट बाय चेंजिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम। सर ये भी पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये भी क्या है? पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। सर ये भी क्या है? पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये भी क्या है? पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अगर देखेंगे वर्क के साथ, तो वर्क को हम लोग फिजिक्स में लिखते हैं, वर्क फिजिक्स में लिखा जाता है, ध्यान सुनिएगा, वर्क को फिजिक्स में लिखा जाता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है। हम लोग यहाँ फोर्स नहीं लेते क्योंकि ऑब्वियस हम फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, हमारे पास गैस होगा तो सर हम लोग क्या करते हैं? ऐसा कर देते हैं, एरिया से डिवाइड और एरिया से मल्टीप्लाई। फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं? प्रेशर। एरिया इंटू चेंज इन लेंथ को क्या बोल देते हैं? डेल्टा वी। लेकिन सर याद रखिएगा इन केमिस्ट्री, ये फिजिक्स का वर्क डन है, इन केमिस्ट्री वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी या फिर माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है। ये क्या हो जाएगा इन केमिस्ट्री? ये होगा इन केमिस्ट्री, ये हो जाता है। सर वर्क डन कितना होगा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये हो जाएगा इन केमिस्ट्री। क्यों निगेटिव साइन क्यों लेते हैं? ये निगेटिव साइन क्यों लगा? इसके पीछे का लॉजिक ना आपको अगर ज्यादा लगना हो, सर ये निगेटिव साइन लगाया जाता है टू फॉलो आईयूपीएसी कन्वेंशन, और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आईयूपीएसी का एक सिंपल सा कन्वेंशन है, ध्यान सुनिएगा, अभी अभी करके भी दिखा दूंगा। वर्क डन जो होगा, वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी या फिर माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये नेगेटिव साइन इसलिए लगता है, फिजिक्स में नहीं लगाते हम लोग, फिजिक्स का वर्क डन इसीलिए हमारा केमिस्ट्री के वर्क डन से अलग हो जाता है। फिजिक्स में क्या है सर? फिजिक्स में वर्क डन पी डेल्टा वी होता है, हमारे पास बोलते हैं माइनस पी एक्सटर्नल, निगेटिव साइन लगाते हैं ताकि हम क्या कर पाए सर? हम आईयूपीएसी कन्वेंशन को फॉलो कर पाए। क्यों? क्योंकि आईयूपीएसी कन्वेंशन क्या बोलता है, ध्यान सुनिएगा। सर पहले हीट की बात कर लेते हैं। हीट गिवन टू सिस्टम, या फिर अगर ऐसा लिख दिया जाए हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम या हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम या हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, ये अगर बोल दिया जाए हीट गिवन टू सिस्टम हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, अगर ऐसा कुछ लिखा जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा कि सर ये पॉजिटिव चेंज है। हीट गिवन टू सिस्टम या हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, इसको साइन कन्वेंशन से क्या लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम को एनर्जी मिल रही है। आईयूपीएसी ने सिंपल सा बोला कि भाई अगर तुम सिस्टम को एनर्जी दोगे तो उसको क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। और अगर उल्टा हो जाए हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, अगर सिस्टम ने रिलीज करा, या फिर हीट गिवन आउट बाय सिस्टम, हीट रिलीज बाय सिस्टम या हीट गिवन बाय सिस्टम, ये किसके इक्वल होगा? नेगेटिव। ये किसके इक्वल हो जाएगा? नेगेटिव के। किसके इक्वल हो जाएगा? नेगेटिव के। तो देख लो ये पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सर ये सिंपल सा आईयूपीएसी कन्वेंशन था जिसको फॉलो करा गया। बोला गया कि भैया अगर सिस्टम को एनर्जी मिल रही होगी तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और सिस्टम को अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसको क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। अगर सिस्टम ने लूज किया तो नेगेटिव, सिस्टम में मिला तो उसको क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। सिस्टम को मिला तो उसको क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। ये साइन कन्वेंशन आईयूपीएसी ने तय किया। अब हीट तो ऐसा फॉलो कर रहा है, फिजिक्स वाले इसको फॉलो करते हैं, बोलते हैं हाँ बहुत बढ़िया ये चीज तो हम भी फॉलो करेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में फिजिक्स वाले क्या करते हैं? आईयूपीएसी की बात नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सर वो बोलते हैं आईयूपीएसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो तो केमिस्ट्री वाली ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्यों उनकी बात माने? क्योंकि आईयूपीएसी क्या बोलता है, ध्यान सुनना, आईयूपीएसी क्या बोलता है कि भैया तुम एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो कि एनर्जी सिस्टम अगर लूज करेगा तो उसको नेगेटिव लेंगे, और अगर एनर्जी सिस्टम गेन करेगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे। चलो ध्यान सुनना, वर्क डन बाय द सिस्टम, ध्यान सुनिएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम अगर वर्क करेगा तो मतलब क्या होगा? एक्सपेंशन करेगा। सिस्टम अगर वर्क करेगा तो एक्सपेंशन करेगा। एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया कि सर फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा। चलो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर आप कन्वेंशन नहीं फॉलो करोगे तो आप पी डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सर अगर आप फाइनल फॉलो नहीं करोगे पी डेल्टा वी में तो एक बात बताओ सर, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। ये प्रेशर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो सर वर्क डन बाय द सिस्टम आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो भैया सिस्टम तो एनर्जी लूज करेगा ना, सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लूज करना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं मैं खूब सारा एक्सपेंशन कर रहा हूं, तोड़फोड़ कर रहा हूं, तो भैया मेरा एनर्जी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए था।
सर ये तो बोल रहा है पॉजिटिव, इसी के लिए सर यहाँ पर क्या लगाया गया, नेगेटिव साइन लगाया गया। अगर आपसे केमिस्ट्री में पूछा जाए तो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करेगा, सिस्टम अगर वर्क करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव साइन बोलेंगे। सिस्टम वर्क करेगा तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि देख लो इसीलिए नेगेटिव पुट किया गया। आप देखो ना, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो फिजिक्स वाले इसी को कंट्राडिक्ट करते हैं। उनके हिसाब से हीट गिवन टू सिस्टम भी पॉजिटिव है और वर्क डन बाय द सिस्टम भी पॉजिटिव है। उनका अलग ही लेवल है। वो बोलते हैं मैं यूपीएससी की बात क्यों माने, जबकि आईयूपीएससी ने सीधा सीधा समझाया, प्यार समझाया। अभी तक समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को कि भैया तुम सिस्टम अगर एनर्जी गेन करेगा, सिस्टम को एनर्जी गेन करोगे तो उसको पॉजिटिव लोगे, सिस्टम एनर्जी लूज करेगा तो नेगेटिव लेंगे। नहीं 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 नहीं, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। तुम्हें भी दिख रहा है सिस्टम अगर वर्क करेगा एनर्जी लूज करेगा। चलो अब एक काम करो, उल्टा सोचो, वर्क डन ऑन द सिस्टम सोचो, वर्क डन ऑन द सिस्टम सोचो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे वर्क हो जाए मतलब सिस्टम के ऊपर कोई वर्क कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, मतलब फाइनल वॉल्यूम। सर अब निकालिएगा, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो सर अब अगर आप P एक्सटर्नल ऐसे लिख देता हूं, कोई बोले अरे एक्सटर्नल ये ले भाई, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तुम्हारे सिस्टम पे वर्क हो रहा है मतलब तुम्हें आग कोई दबा रहा है तो ऑब्वियस तुम्हें एनर्जी दे रहा होगा। तो सर अब यहां देखोगे तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। सर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव मतलब तुम्हें कोई एनर्जी दे रहा है, तुम बोलो निगेटिव लूंगा। नहीं सर, आपको ये क्या लेना पड़ेगा, इसलिए माइनस लगाया गया। वर्क डन ऑन द सिस्टम जब बोला जाए, सिस्टम पे वर्क बोला जाए, वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला जाए तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या कहलाएगा, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। पक्का। तो दो टाइप के, देखो साइन कन्वेंशन, देखो साइन कन्वेंशन, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट गेन्ड बाय सिस्टम, पॉजिटिव नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन याद रखिएगा। बाकी फिजिक्स में अपने पास आप नॉर्मली अगर हम वर्क डन करें तो सर एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क को। सर साइन कौन सा लेंगे वो डिपेंड करेगा, साइन कौन सा होगा। सर एरिया अंडर पीवी कर्व को भी हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क बताएगा। साइन क्या लेंगे, मान लो अब कोई एरिया है, जैसे देखो यहां से यहां अब एक्सपेंशन हो रहा है तो सर इसका एरिया अंडर द पीवी कर्व, ये वाला जो एरिया होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर कर्व। ध्यान से देखिएगा। अब सर ये साइन क्या लेंगे, अब देख लो यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो क्या ले लिया जाएगा, नेगेटिव ले लिया जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो क्या ले लिया जाएगा, नेगेटिव ले लिया जाएगा। तो एरिया अंडर पीवी कर्व, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, साइन कन्वेंशन। ये देख लो वर्क डन भी क्या है, पाथ फंक्शन है, वर्क डन भी क्या है, पाथ फंक्शन है, वर्क डन भी क्या है, पाथ फंक्शन है। वर्क डन के लिए सर फॉर्मूला P डेल्टा V, P डेल्टा V ये ध्यान रखिएगा, P डेल्टा V ये ध्यान रखिएगा। बस श्योर है, डन, पक्का। चलिए सर निकालिए वर्क डन कैसे निकलेगा। वर्क डन का ऐसा यूनिट, ये सब अब यूनिट एंड डायमेंशन आप लोग कर चुके होंगे मुझे लगता है। जहां तक वर्क डन निकालना चलेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला V फाइनल माइनस V इनिशियल, निकालिए। जो लोग करना चाहते हैं भैया करिए। वर्क डन कितना है सर, माइनस P एक्सटर्नल 10 की पावर 5 है, P एक्सटर्नल। वेल डेल्टा V फाइनल कितना है, 10 की पावर -2, और ये कितना है, 10 की पावर -3। सर ये देख लेना, -10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर, ध्यान सुन लेना अपने पास, -2, किसी एक को कॉमन ले लो, किसी एक को कॉमन ले लो, तो ये इसको कॉमन लोगे 9 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। सर सर एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑब्वियस है वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो पॉजिटिव वाले को हटा देना, क्योंकि जान जाना थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे थर्मोडायनेमिक्स पे, वो सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे सर, सेम आंसर लेकिन साइन और अपोजिट,
सर सेम आंसर, अब यूनिट अलग अलग, तो ध्यान रखिएगा सर यहाँ पर -900 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सर ये SI यूनिट ले रहे हैं, वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है सर? पास्कल। याद रखिएगा, हमने पढ़ा भी है, डिफरेंस याद भी रखा है, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सब चीजें, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपने थोड़ा भी ऊपर नीचे किया बस आपका गया, फिर आपका फिर वर्क डन का आंसर गलत आ जाएगा। -P एक्सटर्नल डेल्टा V। एरिया अंडर द कर्व बोलेगा, एरिया अंडर द कर्व निकाल देना पक्का, वर्क डन आ जाएगा। सर हमारे पास दो पाथ फंक्शन थे, दो पाथ फंक्शन थे, कौन कौन से सर? हीट और वर्क डन। हीट का दो टाइप का, सेंसिबल और लैटेंट। वर्क डन अपने पास पता चल गया, -P डेल्टा V से निकालेंगे। अब एक काम करते हैं, बेसिक टर्म्स में हमने सारा कुछ बेसिक टर्म्स कर लिया, सिस्टम, सराउंडिंग यूनिवर्स, वॉल्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बाद हमने स्टार्ट किया कि भैया दो टाइप की इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी होती है, दोनों को रिलेट कैसे करते हैं, ये चीज़ें करी। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि भैया हमारे पास पाथ फंक्शन होते हैं, एक स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन दो ही हमारे सिलेबस में, हीट और वर्क डन, वो हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास कौन आता है, तो अब हमारी ज़िंदगी में कौन आएगा, तो वहाँ पर देखोगे अब हमारी लाइफ में कौन आएगा, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? बहुत डिफिकल्ट लॉ है, सबसे मतलब क्या ही बोला जाए, इस लॉ को क्या बोलते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किस पे बेस्ड है सर? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ये किस पे बेस्ड है? थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। क्या बोलता है देखना भाई, इतना डिफिकल्ट रूल, इतना डिफिकल्ट रूल देखना। ये बोलता है कि सर अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल है, और टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ सी इक्वल है। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल है, टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ सी इक्वल है, देन वी कैन से दैट टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी। इसी को बोलते हैं लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखना भाई कितना डिफिकल्ट लॉ है। टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी, टेम्परेचर ऑफ ये इसके बार इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों लोगों का टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल। अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हारे साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब मेरा टेम्परेचर तुम्हारे टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो वी कैन से दैट कि बी एंड सी सिस्टम इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या लॉ है, क्या शानदार लॉ है सर। यही सब स्टेटमेंट दिया गया है कि सर टू ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर इन थर्मल कॉन्टेक्ट्स विथ ईच अदर टेंड्स टू मूव टुवर्ड द सेम टेम्परेचर, या फिर व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर विद अ थर्ड बॉडी देन दे हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर विथ ईच अदर। वही सब चीजें कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उसको क्या बोल देंगे कि बी और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, ध्यान सुनना, दो वर्ड्स ध्यान रखना। थर्मल इक्विलिब्रियम अलग होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अलग होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा सर? जहां पर आपका टेम्परेचर इक्वल हो जाए, जहां टेम्परेचर इक्वल हो जाए। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो तीनों चीजों को रिलेट करे, जब तीनों इक्विलिब्रियम आएंगे तभी जाके हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मतलब सर आपका सर नेट फोर्स क्या हो जाए, एफ नेट क्या हो जाए, जीरो, मतलब दोनों साइड का नेट फोर्स जीरो हो जाए। सर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फिर क्या आ जाए, केमिकल इक्विलिब्रियम, जितना आप फॉरवर्ड जा रहे हैं उतना ही आप बैकवर्ड हो जाएं, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब इन तीनों को मिला के बोलते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन आप फुलफिल कर चुके हैं, अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर चुके हैं, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल, तो आपको क्या कहा जाएगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। तब बोला जाएगा कि आप किस में हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आप हैं, आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आप आ चुके हैं। ठीक है, पक्का थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आप आ चुके हैं। चलो देखो, ये देखना, अब मुझसे बोला गया सर ये तो थ्योरी वाला लॉ आ गया, ये लॉ ऑफ जीरोथ लॉ तो कुछ भी नहीं है, थ्योरी वाली चीजें, ये थ्योरी चीजें करते रहिए। लेकिन हाँ, अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद देखिएगा यहां पर अब आएगा काम की चीज। अब क्या है, तो सर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं कहीं हो सकता है, हम लोग ई से रिप्रेजेंट करें, कहीं कहीं ई से भी रिप्रेजेंट करेंगे।
इंटरनल एनर्जी क्या है कि सर जितनी भी अपने अंदर जितनी भी पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जी, जितनी भी अपने अंदर जितनी पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो सकती है उन सबको जोड़ दीजिए, सारे के सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी को जोड़ दीजिए, मतलब वाइब्रेशनल, रोटेशनल, काइनेटिक, ट्रांसलेशनल, सर जो भी न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, सब कुछ जोड़ दीजिए, जितनी भी अंदर की एनर्जी है, मैं बोल रहा हूं ये वाइब्रेशन हो रहा है, साउंड की एनर्जी, सब कुछ जोड़ जा दीजिए, ये क्या कहलाएगी? इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। अब तुम्हें पता है ये सारी एनर्जी का सम, एग्जैक्ट वैल्यू तो तुम निकाल नहीं सकते, एग्जैक्ट वैल्यू तो तुम निकाल नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी सिस्टम। तो इसीलिए हम हमेशा क्या मेजर करते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर की जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर की जाती है। इंटरनल एनर्जी के बारे में बताऊं तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, पहले तो इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर ली जाए तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन है मतलब क्या होगा? रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्टेट फंक्शन मतलब पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, सीधा सीधा चलेगा स्टेट फंक्शन, सीधा सीधा। सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब एडिटिव होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है सर एडिटिव होगा। सर यू और ई देख लीजिए अपने पास, जब भी आपको मिले यू और ई के बारे में तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, यू और ई के बारे में ध्यान रखिएगा कि सर ये चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें आएंगी, पक्का हो जाएगा। सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, सर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए देख लो एक क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखिएगा। इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम है, ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, सर ए से बी जा रहे हैं, इसका इंटरनल चेंज कितने का आ रहा है? 40 का। सर सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाई ए रिवर्सिबल रिएक्शन, आते टाइम इरिवर्सिबल रिएक्शन से जा रहा हो, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? सर व्हाट विल बी द चेंज इन नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी? क्या चेंज होगा? सर रिटर्न्स टू स्टेट ए, शुरुआत से गए, शुरू से जहां से गए, ध्यान सुनिएगा, यहां से गए ए से, यहां से गए सर बी पे गए, इस रास्ते से गए, सर इसमें कितने का जूल जाएगा? 40 किलो जूल का। तो बी से ए जाएंगे तो कितने का चेंज आएगा? 40 किलो जूल्स का, यही आएगा शायद। अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, और क्या होगा? इंटरनल एनर्जी का चेंज मतलब क्या हो गया? इक्वल। अरे भैया इक्वल हो जाएगा ना यार, ठीक है, इक्वल हो जाएगा तो कितना चेंज आएगा? सर व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी? सर अगर आप सीधा सीधा देखिएगा, ए से बी गए, बी से ए आए, सर ओवरऑल आप कहाँ पहुंच गए? यहीं पर पहुंच गए, सर जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो आपके अंदर चेंज कितने का आएगा? 0 का। चेंज कितने का आएगा? 0 का, क्योंकि चेंज ही नहीं हुए ना, गए, रिवर्सिबल से जाइए इरिवर्सिबल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रास्ता कोई भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप गए और आ गए, आप जहां चले वहीं आ गए, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया आप क्या हो गए, आपका वैल्यू में चेंज ही नहीं आया, जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो फिर कोई चेंज ही नहीं आया। इंटरनल एनर्जी के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ इंटरनल एनर्जी की चेंजेस किसके कारण, जैसे मान लो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी क्या है? तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा डिसिप्लिन, ये कहाँ से डिसाइड होता है? ये डिसाइड कैसे होता है? मोटिवेशन डिसिप्लिन डिसाइड कैसे होता है? तो ये डिसाइड होता है हमारी जिंदगी में, ध्यान से देखिएगा, ये डिसाइड होता है सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में बात करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये डिसाइड करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बोलता है भैया हम कंजर्व करेंगे एनर्जी, एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट देखोगे हंसी आएगी, भैया कुछ नहीं है सर, ये किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। किसने दिया? सर मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने, बहुत ज़्यादा काम की नहीं। इसकी स्टेटमेंट देख लो, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी तुम्हें पता होती है, चाहे तुम फिजिक्स में पढ़ो चाहे कहीं पढ़ो, हमेशा लिखा होता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, इट में चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसा होता है पक्का। तो डिफरेंट स्टेटमेंट ऐसे ऐसे दिखेंगे, डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऐसे ऐसे दिखेंगी, अपने पास करते रहिए, श्योर है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखोगे तो कुछ नहीं, कहानी है, लेकिन एक्चुअली इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बहुत काम का है। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इसका काम का है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसका काम का है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना बार बार ना लिख के हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, अब बार बार ना लिख के तो हम लोग इसको लिख देते हैं फ्लॉट, ठीक है ना, क्योंकि बार बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन लिखेगा, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फ्लॉट लिख देते हैं। सर इसने क्या बोला कि इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगा ना, इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगा, एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी सेम रहने वाली है, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसी के अंदर क्यों आएगी? मान लो तुम्हारे अंदर इंटरनल, तुम्हारे अंदर पढ़ने का भूत क्यों जगेगा? सर दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो तुम कुछ ज्यादा ही खुद से अंदर से जाग जाओ,
खुद से ही अंदर आग लग जाए, हीट लग जाए, या फिर घर वाले हीट देना चालू कर दें, दे दनादन, जो सुबह उठा एक थप्पड़, शाम को एक थप्पड़, अच्छा इतना स्कोर आ रहा है एक थप्पड़, बगल वाला आ रहा है वही पड़ोसी मार के जा रहा है कि अच्छा नीट की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो हीट से चेंज हो जाए। या फिर जैसे होता है ना कि एक तो हीट से चेंज हो जाए जो घर वाले दे, और दूसरा या फिर आपके अंदर एक आग लग जाए कि भैया अब इंतकाम दिखाना है, बस जो करना है अभी करना है, बस यही है जिंदगी का मकसद। अगर ऐसा कुछ लग जाए, ऐसी वाली आग लग जाए, वर्कडन बढ़ जाए, मतलब होता है ना पढ़ना शुरू करें तो पढ़ने से पढ़ाई चालू हो जाती है, पढ़ते पढ़ते और ज्यादा आगे स्पीड बढ़ा लेता है, तो वो वाली काम आ जाए, तो मैथमेटिकली देखेंगे सर ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसके लिए, फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या बोलता है सर, डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी क्यू प्लस डब्ल्यू। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को जब भी यूज करेंगे सर, यूज साइन कन्वेंशन, सर हमेशा साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। एकदम अलर्ट मोड पे रहिएगा, इस क्वेश्चन में एक ही गलती होने वाली है, साइन कन्वेंशन नहीं यूज करते लोग, इसीलिए गलत हो जाता है, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो साइन हाँ जी जोश जोश में गलती कर देता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना, एक पिक्चर वाइज क्वेश्चन देता हूं। मान लो ये सिस्टम है, सिस्टम ने क्या ना, अब इस तरह से साइन दिया, इसका मतलब हीट रिलीज किया होगा। अब सिस्टम मान लो ऐसे लिखा है 200 जूल, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, ये डब्ल्यू मतलब इसके ऊपर वर्क हो रहा है 400 जूल। अब मैं पूछ दूं चलो भाई डेल्टा यू बताओ, तो तुम क्या करोगे, क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर तुमने ऐसा लिख दिया 200 प्लस 400 बेटा, तो बस यही से गया, ये लिखा कि गए सिलेक्शन से बाहर। 200 प्लस 400 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर आप साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहे। आपको पिक्चर से क्या दिख रहा है सर, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो वर्क डन को क्या लेंगे, डेल्टा यू। ये जब फॉर्मूला यूज करेंगे सर आप साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे। हीट रिलीज बाई द सिस्टम है, हीट रिलीज बाई द सिस्टम है तो -200। वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो ये कितना हो गया +400। सर इसका एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, 200 जूल्स का। कितना चेंज होगा, 200 जूल्स का। एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, 200 जूल्स का। एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, 200 जूल्स का। ये देख लीजिए ना, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 400 जूल ऑफ हीट while at the same time it does 1000 joules of work, what will be its internal energy change, what will be डेल्टा ई या फिर डेल्टा यू, क्या होगा इस सिस्टम का। सर अगर वो 400 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और 1000 जूल वर्क कर रहा है, डज वर्क 1000 जूल का, सर क्या होगा इस केस में, सर क्या आंसर आ जाएगा बताओगे, डेल्टा यू की वैल्यू क्यू प्लस डब्ल्यू। डायरेक्ट मत डाल देना, क्योंकि पता चला 400 प्लस 1000 एक 1400 डाल दिया, नहीं डायरेक्ट मत डाल देना भाई, 1400 नहीं आएगा। हीट का वर्क डन क्या होगा, एब्जॉर्ब कर रहा है तो प्लस, और वर्क डन कर रहा है तो वर्क डन मतलब क्या हो गया -1000। सर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 600 जूल्स, 600 जूल्स। बस कर दीजिए। तो यही मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज क्यू प्लस डब्ल्यू, ये निकाल दिया जाता है, चेंज इंटरनल निकाल दिया जाता है दैट इज क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये मैथमेटिकली हमारे पास ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। पक्का देख लो, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो जाएगा सर, श्योर हो। चलो बताओ कौन सा स्टेट फंक्शन है इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शन होगा, इसमें से स्टेट फंक्शन कौन सा होगा, क्या होगा स्टेट फंक्शन। क्या होगा, तो देखो सर स्टेट फंक्शन ये नहीं होगा, Q प्लस डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू। तो सर स्टेट फंक्शन कौन सा होगा, सर पाथ फंक्शन। यहां से एक लाइन भी याद रखिएगा सर, दो पाथ फंक्शन का सम एक स्टेट फंक्शन जनरेट कर सकता है। यस सर, Q प्लस डब्ल्यू दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है, बट ये क्या जनरेट कर देते हैं, स्टेट फंक्शन जनरेट कर देते हैं। तो अगर स्टेटमेंट आए तो देख लीजिएगा। चलिए 1 मिनट रुकिए, इसके क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा वेट 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 वेट।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, क्या होगा, क्या होगा। अरे यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उफ। एक मिनट, जरूर जरूर जरूर। एक मिनट, रुक जा, बस मुझे क्वेश्चन अरेंज करने दो। चलो इस क्वेश्चन में वर्क डन निकालना है, ये पीवी कर्व है, वर्क डन निकालना है। कैसे निकालेंगे, पूरे साइकिल में कितना होगा पीवी वर्क डन, साइक्लिक प्रोसेस है, कितना होगा वर्क डन, कैसे निकालेंगे, साइक्लिक प्रोसेस है तो सर क्या होगा, सर एरिया अंडर पीवी कर्व होगा, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया निकाल दो, एरिया निकालोगे, एरिया इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, एरिया अंडर पीवी कर्व निकाल दो, वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर पीवी कर्व होगा, एरिया अंडर पीवी कर्व होगा, एरिया अंडर पीवी कर्व होगा। क्या हो जाएगा, तो सर कुछ नहीं, अगर आप एरिया अंडर पीवी कर्व देखेंगे तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये देख लो सर 5p1 लेंथ इंटू सर ये कितना हो गया 2v1, सर ये आ गया 5p1v1, क्या आ जाएगा 5p1v1। चलो बताओ, एक गैस है, एक रास्ते से जा रहा है, ए रास्ते से, बी रास्ते से, मतलब फर्स्ट रास्ता, सेकंड रास्ता, थर्ड रास्ता, ए से बी जा रहे हैं। बताओगे वर्क डन क्या सेम होगा या अलग अलग होगा। वर्क डन क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है क्या, वर्क डन क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है क्या। अगर यहीं पर इंटरनल एनर्जी पूछता तो मैं सबका इक्वल लिख देता, इंटरनल एनर्जी पूछता तो मैं सबका इक्वल लिख देता, लेकिन वर्क डन पूछेगा तो मैं सबका क्या करूंगा, अलग अलग। क्यों, क्योंकि सर इसका एरिया अंडर द कर्व अलग होगा, इसका एरिया अंडर द कर्व अलग होगा, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, अलग होगा। मैं सबके एरिया अंडर द कर्व को अलग अलग चेक करूंगा। किसका एरिया ज्यादा दिख रहा है, सर थर्ड का, तो वर्क डन सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड का, फिर सेकंड का, और फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का। फॉर थर्ड सेकंड फर्स्ट ऐसे वर्क डन आ जाएगा, पक्का थर्ड सेकंड फर्स्ट ऐसे वर्क डन आ जाएगा, ऐसे वर्क डन आ जाएगा, निकाल लेंगे। चलो 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 चलो, एक दो और क्वेश्चन होंगे, कहाँ रख दिए भाई मैंने। हाँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चलो ये लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। एक प्रोसेस है जिसमें ये हीट एब्जॉर्ब हो रहा है बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या होगा सर, क्यू की वैल्यू कितनी लोगे, सर प्लस लोगे, कितना 701 जूल्स। सर वर्क डन की वैल्यू करोगे तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, -394 जूल्स, यही होगा क्यू और वर्क डन ये हो गया। सर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा। व्हाट इज डेल्टा यू, डेल्टा यू इज नथिंग क्यू प्लस डब्ल्यू। सर डेल्टा यू क्या हो जाएगा, +701 -394 क्या हो जाएगा, सर ये देख लीजिए, ये 7 हो गया, 1 से 4 गया 7, और बाय द सिस्टम है ना, तो ठीक है, ये 7 हो गया, और कितना हो गया, ये 9 हो गया, तो 9 0 और 7 ये 6 हो गया, तो 6 3 कितना हो गया 307 +307 जूल्स, ये आ गया। इंटरनल एनर्जी का चेंज इतना ही आएगा, पक्का। तो मैथमेटिकली देखोगे तो कुछ ज्यादा नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं, लेकिन हाँ उसका एप्लीकेशन जो आएगा ना वो बड़ा खतरनाक आएगा, एप्लीकेशन जो आएगा वो बहुत खतरनाक आएगा। क्यों, क्योंकि सर अब यहां से स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स का रियल मजा। थर्मोडायनेमिक्स का रियल मजा क्या है, तो ध्यान सुनिएगा, मैं एक एक करके प्रोसेस बताऊंगा, आप उस प्रोसेस को बस देखते जाइएगा। जैसे मैं प्रोसेस का नाम ले रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे ही मैंने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब याद रखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि सर आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और अगर सच बताऊं तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो गई 0। यहां पर एक चीज याद रखिएगा सर, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस
इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी पे। डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी का टर्म ही जीरो हो गया तो आइडियल गैस में डेल्टा यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज नथिंग, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। सर ये वैल्यू जीरो, क्यू प्लस डब्ल्यू इज जीरो। जितना हीट, अगर आप प्लस हीट लेंगे मतलब इसका मतलब क्या हो गया सर, यहां पर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, जितना भी हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। सिस्टम जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर आपका ना इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो गया सर, जीरो हो गया। आपका इंटरनल में चेंज क्या हो गया, जीरो। डेल्टा यू इज नथिंग, क्यू प्लस डब्ल्यू। सर ये देख लीजिए, इसका एक और स्टेटमेंट हो सकता है सर, वर्क डन इज नथिंग माइनस क्यू लिख दिया जाए तो वर्क डन इज नथिंग माइनस क्यू। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे जो वर्क होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट released out by the system, heat released by the system, heat released by the system। ये देख लो, तो जितना भी होगा देख लो अपने पास डेल्टा यू। सर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि आपका डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। हम हमेशा आइडियल गैस लेके चलते हैं तो आइडियल गैस में इंटरनल चेंज कितना हो जाएगा, जीरो। तो जितना भी आप हीट एब्जॉर्ब करेंगे वो वर्क डन करना पड़ेगा, या जितना आपके ऊपर वर्क डन होगा वो सारा का सारा हीट के फॉर्म में निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं आएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्योंकि आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो सर पीवी इज इक्वल्स टू nRT, और फॉर एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ऑब्वियस है नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे, उस केस में हम क्या बोल देंगे कि भैया तेरे पास पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब आप किसी गैस के लिए बोल सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। आइडियल गैस में ये बोला जा सकता है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसी को हम लोग बोलते थे बॉयल्स लॉ बोल देते थे। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब अगर आप यहाँ पर पीवी का ग्राफ बनाएंगे, अगर आप पीवी का ग्राफ बनाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा, और जो इसका स्लोप आएगा, इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा यार, इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, ये जो स्लोप आएगा, ये स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ, ये कितना होता है -P/V, या फिर इसी को बोल देते हैं dP/dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कितना इक्वल होगा, -P/V हो जाएगा। किसके इक्वल होगा, -P/V हो जाएगा। तो dP/dV कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स पे कितना हो जाएगा, -P/V हो जाएगा। सर देख लो, सर आइसोथर्मल कंडीशन में कोई भी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने वाला है। यहां पर डेल्टा यू जीरो, क्यू इज इक्वल्स टू -W। एग्जाम हॉल में ये सब पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स का जो रियल क्वेश्चन है दो ही टाइप के होते हैं, या तो न्यूमेरिकल ऐसा दे देगा जिसके ऑप्शंस ऊपर नीचे होंगे, इक्वल होंगे, आप फंस जाएंगे प्लस माइनस के साइन में, या फिर आपसे ये सब लाइन वाले क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, सर किसमें क्या स्लोप होगा, किसका किस तरह का होगा, कहाँ पे कौन सा टर्म जीरो होगा। अभी आप प्रीवियस ईयर देखेंगे पता भी चल जाएगा, सर सेकेंड प्रोसेस देखें तो सेकेंड प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ध्यान सुनना, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सर वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करेंगे, सर एक बात बताओ, अगर डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन क्या होता है, सर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप लगाते हैं तो वहां पर डेल्टा यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। सर ये टर्म क्या हो गया, जीरो। सर डेल्टा यू किसके इक्वल हो गया, हीट। और ये हीट क्या है, सर ये हीट लिख देंगे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दें। क्यों, क्योंकि सर वर्क डन आपका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। देख लो सर डेल्टा यू इज नथिंग, क्यू वी। अच्छा एक बात बताओ,
ये भी तो लिख सकते हैं, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स, और सीवी क्या कहलाएगा सर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद करो अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा टी। सर क्यू का फॉर्मूला मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में निकाल सकते हैं, यही तो पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा है। सर क्यू क्या होता है, एन सी डेल्टा टी होता है। सर सीएम के बदले मैंने क्या पुट कर दिया, सीवी पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि भैया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेना था। तो सर डेल्टा यू का वैल्यू अगर आपको निकालना हो, जैसे अभी आपने एक बात बोली थी, आइडियल गैस में डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी था, तो ये कैसे प्रूफ हो गया, देखो ना, डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी है, डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी है, बस हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी, पक्का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां से हो गया। अगर मैं फॉर 1 मोल की बात करूं, 1 मोल की बात करूं, तो सर 1 मोल के लिए डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीवी डेल्टा टी, या फिर इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट इज, या फिर इसी को डेल्टा यू डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो किसके इक्वल होगा, सीवी के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सीवी के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सीवी के इक्वल होगा। सर सीवी की वैल्यू क्या होती है वो भी पता चल जाएगी, लेकिन हाँ बस थोड़ा सा देख लेते, डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी। सर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, आप देख लो आइडियल गैस इक्वेशन में चले जाओ, वॉल्यूम कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है ना, तो इस केस में pressure is directly proportional to temperature, P by T is a constant, P by T is a constant, और इस केस में P1 by T1 is equals to P2 by T2 लिया जाता है, P1 by T1, P by T is constant, P by T मतलब ये हो गया, P by T का वैल्यू जो होगा, तुम प्रेशर चेंज कर दो चाहे टेम्परेचर चेंज कर दो, इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं करेगी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपको प्रेशर की वैल्यू बात बताऊं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर याद रखिएगा केल्विन में लीजिएगा, तो सर ये क्या होगा, ऐसे चलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पक्का। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन जीरो हो जाता है। अब वर्क डन जहां जीरो हुआ, डेल्टा यू की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, क्यूवी की इक्वल हो गई, डेल्टा यू की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, क्यूवी की इक्वल हो गई, और वहां से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, वहां से हम लोग आंसर निकाल देंगे, पक्का। तो आइसोकोरिक प्रोसेस ये है, आप इसके हिसाब से चेक कर लीजिए, आप इसके हिसाब से चेक कर लेना, श्योर हो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस ये आ जाएगा, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस ये आ जाएगा। अगर मैं बात करूं थर्ड वन, तो यहां पर देखिएगा, इसको मैं बोल देता हूं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है जहां प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। देख लो हर एक जगह कुछ ना कुछ कांस्टेंट हो रहा है, देख लेना ध्यान से। सर एक बार अभी आपने वॉल्यूम कांस्टेंट किया, उसको क्या बोला, आइसोकोरिक प्रोसेस। एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट किया, उसको क्या बोला, आइसोथर्मल प्रोसेस। सर थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इन प्रोसेस के ऊपर ही बेस्ड आते हैं, तो ध्यान सुनिएगा, क्योंकि यही प्रोसेस आपको परेशान भी करेंगे अभी बहुत ज्यादा, तो ये ध्यान सुन लीजिएगा। आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस, प्रेशर इज कांस्टेंट। सर ये देख लीजिएगा, अब देखिएगा यहां पर कुछ भी कांस्टेंट नहीं होने वाला, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज नथिंग क्यू प्लस डब्ल्यू। सर डेल्टा यू ये क्या हो गया, इसको हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ले लेता हूं। वर्क डन को क्या लिखते हैं, पी डेल्टा वी, कोई टर्म जीरो नहीं हुआ। सर देखेंगे सर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ऑब्वियस है, नॉर्मल लाइफ में प्रेशर ही कांस्टेंट होता है। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, हमारी जिंदगी में क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी को ही हम लोग क्या लिखना शुरू करते हैं, डेल्टा एच लिख देते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी। एच इज एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी बोल दिया जाता है, क्योंकि बार बार ये वर्ड यूज होगा, इसीलिए हम लोग उसको ये नाम दे देते हैं। सर डेल्टा एच, और क्यूपी की वैल्यू को एक चीज और लिख सकते हैं, एनसीपी डेल्टा टी, where Cp is molar heat capacity, Cp is molar heat capacity at constant pressure, molar heat capacity at constant pressure, molar heat capacity at constant pressure, यही होगा शायद। तो Cp की वैल्यू क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सर देख लीजिए डेल्टा एच की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर 1 मोल। 1 मोल की बात करेंगे तो सर डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी Cp डेल्टा टी। 1 मोल की वैल्यू N1 पुट कर दो, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर
किसके इक्वल होगा, Cp के, या फिर यहीं पर अभी अपने पास dH बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Cp के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, Cp के इक्वल। तो आइसोबारिक प्रोसेस में ये हो जाता है, आइसोबारिक प्रोसेस में ये हो जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस ऐसे काम करेगा कि भाई ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस ऐसे चलेगा। ये देख लो अपने पास, आइसोबारिक प्रोसेस ऐसे काम करेगा, श्योर हो, आइसोबारिक प्रोसेस ऐसे काम करेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसे हो रहा होगा। मुझसे किसने बोल दिया कि सर आइसोबारिक प्रोसेस में देख लो एक नया टर्म आ गया डेल्टा एच। सर यहाँ पर ना कोई पुराना टर्म जीरो नहीं हो रहा, इससे पहले वाले में सब में कुछ ना कुछ जीरो हो रहा था। यहाँ देखोगे वर्क डन जीरो हो रहा है, यहाँ पर क्या जीरो था, इंटरनल एनर्जी जीरो था। सर ये टर्म में अपने पास कुछ भी जीरो नहीं हो रहा। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी पे देख लो। सर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स को अगर कांस्टेंट कर दोगे, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ अगर आप केल्विन में बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे जाएगा। सर v बाई टी इज अ कॉन्स्टेंट, v बाई टी इज अ कॉन्स्टेंट। अगर v बाई टी को कॉन्स्टेंट कर देते हैं तो मतलब सर वॉल्यूम चेंज कर लीजिए या टेम्परेचर चेंज कर लीजिए, ये लाइन ऐसे हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सर यहाँ पर हमेशा हम लोग लिख सकते हैं कि v1 बाई T1 इज इक्वल्स टू v2 बाई T2। बस ये जितने फॉर्मूले आप लगाएंगे वो सारे के सारे सर क्या रखेंगे अपने पास, टेम्परेचर केल्विन में लेंगे। कभी भी ये फॉर्मूले में टेम्परेचर केल्विन में लेना है। किसी भी टाइप का केमिस्ट्री कोई भी न्यूमेरिकल करोगे फॉर्मूला हमेशा केल्विन में लोगे। कोई भी कुछ भी कहे केल्विन में ही चाहिए अपने को, पक्का। चलो अब देखना फोर्थ वन, दैट इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा सर, एडियाबेटिक प्रोसेस जहां पर सर वॉल से हीट इंसुलेशन जीरो हो जाए, मतलब हीट ट्रांसफर जहां जीरो हो जाए, जहां पर हीट का ट्रांसफर जीरो हो जाए, जहां हीट ट्रांसफर चेंज जीरो हो जाए, जहां हीट ट्रांसफर क्या हो जाए, जीरो। मतलब यहां पर हम लोग Q की वैल्यू जो Q ट्रांसफर था वो जीरो ले लेंगे। तो सर यहां फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, तो अगर यहां फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं Q प्लस W, देखिएगा डेल्टा U इज इक्वल्स टू W, W एडियाबेटिक। तो डेल्टा U की वैल्यू क्या थी, NCV, डेल्टा T थी, तो देख लो यही हो जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में ध्यान सुनना, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन एडियाबेटिक निकालना है तो NCV डेल्टा T निकाल दो या फिर डेल्टा U के इक्वल पुट कर दो। यहां पर एक बात बोली जाती है सर, आइडियल गैस की क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि डेल्टा U, अगर आपका देखना, अगर देखना ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि डेल्टा T टेम्परेचर, डेल्टा T या टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर डेल्टा T की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई। क्यों, क्योंकि सर टेम्परेचर फाइनल कम होगा। सर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए डेल्टा U भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर ऑब्वियस है टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो डेल्टा U भी डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मतलब डेल्टा T की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। और ये देखोगे सर यहाँ डेल्टा U इंक्रीज करेगा, डेल्टा U इंक्रीज करेगा। तो ये ऐसी चीजें चल रही होंगी। एडियाबेटिक प्रोसेस में ऐसे काम चलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज निकालते रहिए, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज निकालते रहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। डेल्टा U, अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एडियाबेटिक कंडीशन में क्या होता है कि एडियाबेटिक में ना हीट कांस्टेंट है, तो यहां पर जो एडियाबेटिक में जो ग्राफ फॉलो किया जाता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को फॉलो किया जाता है। पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर यहां बोल देते हैं टीवी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एडियाबेटिक में ये इक्वेशन यूज किया जाता है, या फिर हम बोल देते हैं पी 1 की पावर माइनस गामा टी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सबसे पहले ये गामा क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये एडियाबेटिक में फॉलो होता है, बाकी सब जगह आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो हो रही है। सर जब सब जगह देखोगे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये चीजें होंगी। यहाँ देखो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, यहाँ पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं है, यहाँ क्या कह रहे हैं कि सर पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इवन आप स्लोप निकालेंगे एडियाबेटिक का ना, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक अगर आप निकालेंगे, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ग्राफ, तो आपको स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ग्राफ पता है कितना हो जाएगा, माइनस गामा पी बाई वी। कितना हो जाएगा, माइनस गामा पी बाई वी। सर वहां पर आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल का कितना था, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ कितना था,
स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ कितना होता है सर? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ था -p/v, मतलब दोनों निगेटिव हैं लेकिन गामा से मल्टीप्लाई हो गया। तो ऑब्वियस है, अगर आपको कोई इक्वेशन दी गई है या कोई ग्राफ दिया गया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का और दोनों में और ऐसे है, तो सर याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ऊपर क्या होगा आइसो और नीचे वाला हमेशा क्या होगा एडियाबेटिक, क्योंकि नीचे वाला और ज्यादा स्लैंट होगा तो वो क्या होगा एडियाबेटिक, क्योंकि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ज्यादा है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ज्यादा है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसे चलता है, एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसे चलता है, ये देख लो, एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसे चलता है, निकालते रहो। एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस करते रहिए, श्योर है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल्स टू 0, ये सब निकाल दो, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज, प्रेशर वॉल्यूम गामा की पावर 1, करते रहिए। इवन यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, गामा क्या होता है, तो गामा एक्चुअली कुछ नहीं, देखना ध्यान से, गामा इज नथिंग Cp अपॉन Cv, इसके रेशियो को बोलते हैं, Cp अपॉन Cv इसके रेशियो को बोलते हैं। और Cp क्या होता है सर? Cp और Cv इसका रेशियो मैं सीधा सीधा ऐसे लिखवा देता हूं, क्योंकि ऑब्वियस है हम फिजिक्स में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर मोनोएटॉमिक गैस है, लाइक हीलियम है, नियॉन है, ठीक है, तो इसके Cv की वैल्यू होती है 3/2r, Cp की वैल्यू होती है 5/2r और गामा की वैल्यू हो जाएगी 5/3। सर अगर डाई एटॉमिक की बात करें, अगर डाई एटॉमिक की बात करें तो डाई एटॉमिक में मतलब O2 हो गया, N2 हो गया, इन लोगों की बात की जाए तो डाई एटॉमिक में इसकी वैल्यू होती है 5/2r, इसकी वैल्यू होती है 7/2r और ये कितना हो जाता है 7/5, 1.4, ये कितना हो जाता है 1.67। डाई एटॉमिक के बाद अगर बात करें तो ट्राई एटॉमिक में देखा जाए, ट्राई एटॉमिक में दो कंडीशन आती है। अगर ट्राई एटॉमिक लीनियर है, लीनियर मतलब CO2 टाइप, तो सर इसका सेम वैल्यू आ जाएगा 5/2r, इसका 7/2r और ये कितना हो जाएगा 7/5, 1.4। अगर वही ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर आ गया, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर आ गया लाइक SO2, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर आ गया लाइक SO2, तो इसके केस में कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3r, ये कितना आ जाएगा 4r और ये कितना आ जाएगा 4/3, 1.33। ये गामा की वैल्यूज जो होंगी ना, आपको थोड़ा सा ये अपने पास याद रखनी पड़ेंगी, कहाँ से डिराइव होती हैं, कैसे आती हैं, ये पूरा फिजिक्स का गेम है। फिजिक्स का गेम मतलब कि भैया वहां फिजिक्स में ना, फिजिक्स में आपको क्या किया जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम से रोटेट किया जाएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा ऐसा होता है तो इसलिए इनका वैल्यू इस तरह से फ्लक्चुएट करते हैं। हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब नहीं, हम गामा इज इक्वल्स टू क्या रख देंगे Cp अपॉन Cv। Cp क्या है, Cv क्या है, ये जान जाते हैं। Cp क्या थी सर? Cv क्या था? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp क्या था? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? गामा कहलाता है, गामा कहलाता है। और ये कहाँ आता है सर? यहाँ पर आ जाता है सर, ये इस जगह पे पहुंच जाता है। पक्का वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल दो। तो वर्क डन एडियाबेटिक NCV डेल्टा T, गामा की वैल्यू Cp/Cv, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, लीनियर नॉन लीनियर करते रहिए, लीनियर नॉन लीनियर करते रहिए, हो जाएगा सर। एडियाबेटिक हो जाएगा, गामा की वैल्यू PV की पावर गामा, स्लोप किसका ज़्यादा, एडियाबेटिक का, फिर किसका, आइसोथर्मल का, निकाल सकते हैं सर। 4 प्रोसेस हो गए। चलो अब एक काम करते हैं, 5वें प्रोसेस पे आते हैं। 5वां प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान सुनना। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि सर आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या होगा सर? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट विल बी सेम। इनिशियल फाइनल स्टेट क्या होगा? फाइनल स्टेट सेम होगा। इनिशियल फाइनल स्टेट क्या होने वाला है? सेम होने वाला है साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि जहां से चले वहीं पर पहुंच गए। मान लो ऐसा ग्राफ बना देते हैं, यहां से चले यहां पे पहुंच गए, फिर यहां से चले यहां पर पहुंच गए, ये लो, यहां से चले यहां पर पहुंच गए, तो सर यहां पर पहुंच गए। सर इनिशियल फाइनल, अगर मैं बोलूं कि सर स्टेट फंक्शन का चेंज बताओ, स्टेट फंक्शन का चेंज बताओ साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में किसी भी स्टेट फंक्शन का चेंज क्या होगा? 0 होगा क्या? क्यों? क्योंकि सर जहां से चले वहीं पहुंच गए। साइक्लिक प्रोसेस में किसी भी स्टेट फंक्शन हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, आगे जाके अभी इंथैल्पी आए, कोई भी आए, सर साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा स्टेट फंक्शन का कोई चेंज ही नहीं होगा। पाथ फंक्शन का हो जाए 0 हो ना हो, लेकिन सर स्टेट फंक्शन का चेंज जो अपने पास आएगा, पाथ फंक्शन का चेंज अपने पास 0 हो चाहे ना हो साइक्लिक में,
जीरो हो चाहे ना हो सकता है, लेकिन स्टेट फंक्शन का तो कंफर्म जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो गया, सेम हो गया। इनिशियल फाइनल स्टेट क्या हो गया, सेम हो गया। इनिशियल फाइनल स्टेट क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये देख लो, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम। सर आपके पास अब अगला प्रोसेस देखना, फ्री एक्सपेंशन, या फिर इसको बोल देते हैं वैक्यूम। सर फ्री एक्सपेंशन का मतलब हो गया पी एक्सटर्नल क्या हो जाए, जीरो। वैक्यूम का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, जीरो। सर वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। वर्क डन कितना हो गया, जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो। सर डेल्टा यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, क्यू के इक्वल आ गई। वर्क डन जीरो हो गया, खत्म। तो फ्री एक्सपेंशन मतलब जहां पर भी आपको लिख दिया जाए कि वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, वर्क डन ही जीरो हो गया, क्योंकि वैक्यूम के अगेंस्ट प्रेशर जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो आ जाएगा। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म, पक्का। ध्यान से देख लीजिए, आपके पास टोटल 6 प्रोसेस बताए मैंने, 6 प्रोसेस बताए मैंने अभी तक, 6 प्रोसेस मैंने बता दिए हैं। कौन कौन से? सर आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, साइक्लिक, और क्या बता दिया, फ्री एक्सपेंशन। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको पीवी कर्व पे समझाना चाहूं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे, चलिए ये कौन सा प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक होगा। ये कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोबारिक होगा। और ये देख लीजिए, ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक है, क्योंकि यहां प्रेशर कांस्टेंट है। ये कौन सा प्रेशर होगा, आइसोथर्मल होगा। आइसोथर्मल होगा, हमेशा आइसोथर्मल को ऊपर बनाना है। नीचे क्या होगा, एडियाबेटिक होगा। नीचे क्या होगा, एडियाबेटिक। और ये कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक होगा। देख लो सर, चारों प्रोसेस ऐसे देख लीजिए। साइक्लिक प्रोसेस जहां से चले वहीं पहुंच गए। अब फ्री एक्सपेंशन में तो वर्क डन ही जीरो होना है, पक्का। एक प्रोसेस, दो प्रोसेस और होते हैं जिनको हम लोग जानते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं, ध्यान सुनिएगा, दो प्रोसेस और होते हैं जिनको हम लोग बोल देते हैं सेवेंथ और एट्थ प्रोसेस। ध्यान सुनिएगा, इसको हम लोग बोल देंगे सेवेंथ प्रोसेस और एट्थ प्रोसेस। ये अब बार बार यूज होंगे, इसीलिए हम लोग इसको अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि भाई साहब, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जब कभी भी तुम रिटर्न आ जाओ, कभी भी वर्ड यूज करें रिवर्सिबल का मतलब, इसका मतलब क्या है कि इतना स्लो चलो, इतना स्लो चलो, इतना स्लो चलो, इतना स्लो चलो कि सामने वाले को कभी भी रिवर्स किया जा सके। मैं बोलूँ कि सर 4 से 5 पे जाना है, तुम बोलो सर 4 से 5 पे, अच्छा सर 4.001, 4.0002, 4.0003। अब ऑब्वियस है, इतना स्लो चलोगे कि मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा भाई ये तो 5 पे पहुंचता रह जाएगा। अब मान लो क्रैश कोर्स वाला ही बच्चा, आपको सोचे अरे सर एक दिन में इतना, भाई क्रैश कोर्स में आए हो, ऑब्वियस है चैप्टर फॉलो साफ मतलब फास्ट करना है, 2 महीने में 2 साल की चीज करनी है, तो ऑब्वियस थोड़ा स्लो मतलब। अब ऐसे कोई चले अरे सर प्रोसेस प्रोसेस ये होता है, ऐसे थोड़ा ना चल सकते भाई। ऑब्वियस है, इसमें चीज़ें आपको भी पता है, थोड़ा सा आपने रिस्क लिया है, अब हम भी रिस्क ले रहे हैं आपके साथ साथ। ध्यान सुनिएगा, ये प्रोसेस क्या होता है, इतना स्लो चलना शुरू कर दे, इनफाइनाइटली स्लोली चलना शुरू कर दे। मतलब ऐसी हालत हो जो इसको ड्राइविंग फोर्स है ना, जैसे मैं क्या बोला तुम्हें, मैंने बोला कि एक काम करो, मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, एक काम करो, अगर तुम्हारे 300 नंबर आए तो अगली बार तुम 350 लेके आओ, अगली बार तुम 400 लेके आए, मतलब अगली बार तुम 400 लेकर आओ। ऐसे मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स पता है क्या है, 300 से 301। सर कितने मार्क्स बढ़े, 1 नंबर बढ़ गए सर टेस्ट में, 300 से 301 हो गए। अगले टेस्ट में कितने हुए, 302 हो गए सर। अगले टेस्ट में कितने हो गए, 303 हो गए। 4 टेस्ट के बाद हम लोग साइड। तुम्हें भी, तुम्हारा कोई दोस्त ही हो, सोचना तुम्हारा कोई दोस्त हो, तुमसे कोई बोले भाई मेरे पता है पिछले वाले टेस्ट में 304 नंबर थे, अब क्या 305 है, 1 नंबर बढ़ गए मेरे, तुम्हें कितनी खुशी होगी ना। अगर इतना स्लो प्रोसेस चलेगा तो तुम उसको क्या बोलोगे, सर रिवर्सिबल, कि भाई ये तो कभी भी एक क्वेश्चन गलत करेगा पीछे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसका ड्राइविंग फोर्स इतना स्ट्रांग है ही नहीं। इसका जो ड्राइविंग फोर्स है, मतलब जो इसका एक्सटर्नल प्रेशर है, वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, इंटरनल प्रेशर के इक्वल होगा। जो इसका एक्सटर्नल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल प्रेशर के इक्वल होगा। जो भी इसका एक्सटर्नल प्रेशर होगा किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरनल प्रेशर का। सर किसी भी टाइम पे इसमें सर क्या किया जाता है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। इक्विलिब्रियम ऑलरेडी ऑब्वियस है, मतलब मस्त मगन चलता रहता है। ये इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा। तुम्हें लगता है ये प्रोसेस इमेजिनरी है, ये प्रोसेस ऐसा इमेजिनरी होता है। अब कोई बच्चा बोले कि सर मैंने इस साल नीट दिया 400 नंबर आए, अगले साल दूंगा 401 नंबर आएंगे, उसके अगले साल दूंगा 402 नंबर आएंगे। घर वाले ही बेटा हाथ जोड़ लेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, हाँ तुमसे नीट करवाने की गलती हमने कर ली। तो देख लीजिएगा, यही रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब इतना स्लो हो जाए, इतना स्लो हो जाए। मतलब अगर मैं बोलता हूं, ध्यान सुनना, इतना अगर देखना ग्राफ वाइज सुनो, एक्सपेंशन का ग्राफ बता रहा हूं, ठीक है।
ये देखो मैं बोल रहा हूं कि भैया तुम्हें ना यहां से यहां आना है, तुम बोल रहे हो सर छोटू 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 स्टेप्स में आओगे, छोटे छोटे स्टेप्स में। वहीं इरिवर्सिबल होगा ना, एक झटके में आएगा। इरिवर्सिबल क्या कहता है कि भैया ये देखिएगा, आप यहां से यहां आ रहे थे, एक काम कीजिए। कैसे सर? इस वाले प्रोसेस को पहले आपने क्यों किया? क्योंकि इसमें वर्क डन जीरो हो जाता है। देखो वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड जाओगे ना, वर्क डन क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। पहले आपने ये प्रोसेस किया, फिर कौन सा प्रोसेस कर दिया? ये। तो सर देख लीजिए, ऊपर वाला क्या कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल। नीचे वाला कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल। अगर वही कंप्रेशन के लिए बोलता तो कंप्रेशन में क्या होता है सर? वॉल्यूम कम करना होता है। ये देखिएगा प्रेशर और वॉल्यूम का, ये देखो यहां से यहां जाना है तो ये भाई साहब छोटे 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 स्टेप्स में जाएंगे, ये यहां से यहां। लेकिन अगर भाई साहब इसको बोल दिया मैंने कि तू एक काम कर भाई, जल्दी जल्दी जा, तो पहले क्या करेगा? वर्टिकल चढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा? यहां चला जाएगा। देख लो, ये क्या है? रिवर्सिबल, और ये क्या है? इरिवर्सिबल। पहले उस काम को करेगा जिसमें वर्क कम लगना है, फटाक झटके से करेगा। इसीलिए बोलते हैं इरिवर्सिबल काम करना है, इरिवर्सिबल काम कीजिए। ये देखिए ना, ये क्या होता है सर? ये भी कैरिड आउट, नॉट कैरिड आउट। ये क्या होता है? रैपिडली होता है। रैपिडली क्यों होता है? क्योंकि सर इसका एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है एज कंपेयर टू इंटरनल। सर बहुत ज़्यादा होता है ना, कोई दोस्त होता है लात मार मार के जगा देता है अपने को कि उठना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, वो वाली बातें हैं। इसमें कोई इक्विलिब्रियम की बात नहीं की जाती, इसमें सीधा सीधा ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। ये प्रोसेस रियली में होता है, इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो दोनों दोनों ग्राफ बनाए गए हैं, एक्सपेंशन में पहले वो वाला वर्क डन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें वर्क डन जीरो होता है। जब भी आप वर्टिकल मूव करते हैं, अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, आपका वर्क डन जीरो होगा। इसीलिए देखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस वो वर्क पहले करता है जिसमें वर्क डन जीरो हो। सर एक्सपेंशन में किसका वर्क डन ज्यादा है? एरिया अंडर द कर्व किसका ज्यादा है? एरिया अंडर द कर्व किसका ज्यादा है? रिवर्सिबल का, यहां से लेकर यहां तक का एरिया इरिवर्सिबल का कम है। कंप्रेशन में बात करेंगे तो कंप्रेशन में किसका ज्यादा होगा? इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिवर्सिबल, एज कंपेयर टू रिवर्सिबल। पक्का? तो ये देख लो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बातें। 8 टाइप के प्रोसेस हमारे पास टोटल आ गए, 8 टाइप के प्रोसेस हमारे पास टोटल आ गए, चाहे वो साइक्लिक हो, चाहे फ्री एक्सपेंशन हो, चाहे कोई भी हो। पक्का हो जाएगा सर? ये पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स की कहानी हो जाएगी। चलिए एक काम कीजिए, ये बताइए, एक आइडियल गैस है, आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रहे हैं। आइसोथर्मली वर्ड जैसे ही यूज किया सर, इसका डेल्टा ई कितना होगा? इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा? कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल में आइडियल गैस का सर इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होता है? जीरो। इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होता है? जीरो। इन विच प्रोसेस नेट वर्क डन इज जीरो? तो कौन सा प्रोसेस होगा? साइक्लिक में जरूरी नहीं, लेकिन आइसोकोरिक में हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन में हो जाएगा। इन दोनों में क्या होगा सर? नेट वर्क डन जीरो होगा, नेट वर्क डन जीरो होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वर्क डन क्या हो गया? जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या हो गया? जीरो। पहले खोजो वर्क डन कहां कहां जीरो है। सर एक ही ऑप्शन मिलेगा, ये एग्जाम में आया हुआ ऑप्शन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वर्क डन एक ही जगह जीरो मिलेगा, बाकी चीजें आपको ऐसे ही सही हो जाएंगी। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन क्या हो गया आपका? जीरो हो गया। ठीक है, चलो हो जाएगा सर। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। बस एक लास्ट चीज पढ़ते हैं फिर खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा चीज है देख लेंगे। इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या बोलते हैं सर? इंथैल्पी हम लोग किसको बोलते हैं कि इट इज द, ध्यान सुनिएगा, इट इज द, एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इंथैल्पी जो होती है हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सर इंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू, एच की वैल्यू जो होती है वो U प्लस पीवी लिखा जाता है। डेल्टा एच निकालना है तो ऑब्वियस है आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल्टा U प्लस डेल्टा पीवी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज करेगा ना तो डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1, पहला जो फॉर्मूला आएगा वो ये आता है। जनरली हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं दिखता है, लेकिन याद रखिएगा जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं डेल्टा लगाएंगे और प्रेशर इंटू वॉल्यूम के मल्टीप्लीकेशन का चीज निकालेंगे तो डेल्टा पीवी मतलब P2V2 माइनस P1V1। और अब देखेंगे सर, अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको ही पता है नॉर्मल इन जनरल, इसको ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, ऐसा होता है। जनरली हम लोग क्या मानते हैं? जनरल, इन जनरल
इन जनरल हम लोग क्या मान लेते हैं, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर जैसे ही कांस्टेंट लगाएंगे, डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल आ जाती है। इसी को डेल्टा एच को ही हमने क्या बोला था, क्यूपी बोला था, एनसीपी डेल्टा टी भी बोला था, याद करो अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था आइसोबारिक केस में। तो डेल्टा एच के ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ अब ध्यान सुनिएगा, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, अब ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए बता रहा हूं, बाकी ये तीनों फॉर्मूले, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये सबके लिए वैलिड है। लेकिन आइडियल गैस के केस में, क्योंकि आपको पता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो पी डेल्टा वी जैसे ही लिखूंगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एनजीआरटी। सर डेल्टा एनजी क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। पी डेल्टा वी इज नथिंग डेल्टा एनजीआरटी, ये आइडियल गैस का होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। पी डेल्टा वी इज नथिंग डेल्टा एनजीआरटी, ठीक है, पी डेल्टा वी इज नथिंग डेल्टा एनजीआरटी। ये देख लो अपने पास। सर अब यहां पर डेल्टा एच की जो वैल्यू है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए, वैलिड ओनली फॉर, सॉलिड लिक्विड के लिए मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए। ये तीनों फॉर्मूले सबके लिए वैलिड थे, कोई भी गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, सबके लिए वैलिड है। लेकिन वो वाला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी की इक्वल कब होगी, जब आपके पास क्या होगा, आइडियल गैस होगा। अगर सॉलिड लिक्विड है फिर आप ये सब लगाइए, फिर आप ये सब लगाइए। चलिए एक बात बताइएगा, अगर कहीं पे डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो गई, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा यू, मतलब गैसियस मोल्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वैल्यू ग्रेटर हो गई तो डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा यू हो जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर लेस देन 0 हो गई तो डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन डेल्टा यू हो जाएगी। तो कोई भी रिएक्शन जहां पर ऐसा चीजें दिख जाए, जहां पर डेल्टा एन जी का चेंज अगर निगेटिव है तो सर डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से कम हो जाएगी। डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा यू हो जाएगा। पक्का हो जाएगा सर, डेल्टा एच। सर आपके पास 3 फॉर्मूले मैंने बताए, और डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और ये डेल्टा यू प्लस ये डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू पी या फिर एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ऊपर के तीनों फॉर्मूले सबके लिए वैलिड है, लेकिन ये वाला सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड होगा। पक्का कर लोगे, देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल कब होगा, ये सब सर जी 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 लगा रहा हूं, देख लो क्या हो जाएगा। आई थिंक सबको पहला ऑप्शन ही दिख गया होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन ही होगा अपने पास। डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल कब होता है, डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल कब होता है, जब सर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। पहले ही केस में हो जाएगा डेल्टा एन जी की वैल्यू 0। डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल कब होगा, देखो डेल्टा एच डेल्टा यू की इक्वल क्या होगा, डेल्टा एन जी निकालो इस केस में, प्रोडक्ट में कितने गैसियस मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट में कितने हैं 1, तो ये डेल्टा एन जी प्रोडक्ट में कितने हैं सर 2, रिएक्टेंट में कितने हैं 3 -1। सर यहाँ डेल्टा एन जी प्रोडक्ट में कितने हैं दिस, सर यही मेरा आंसर हो जाएगा। डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू के। डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू के। देखो ना सर डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू कितना आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। सर डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू किसके इक्वल आएगा, डेल्टा एन जी आर टी के, यही होगा शायद, निकालो। डेल्टा एन जी कितना होगा इस रिएक्शन का, डेल्टा एन जी कितना होगा, प्रोडक्ट में कितने गैसियस मोल्स हैं 3, याद रखना गैसियस मोल्स, लिक्विड का मत ले लेना भाई। 3 - 6 कितना होगा -3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -3 आर टी के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, -3 आर टी के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, -3 आर टी के इक्वल आ जाएगा। सर देखिएगा अगर एक आइडियल गैस है, वर्क डन उसका 0 है, वर्क डन 0 है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा क्यू हो गया। डेल्टा यू ऐसे लिख देता हूं, डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू हो गया।
अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है मतलब डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, निगेटिव आएगी। और डेल्टा यू निगेटिव हुआ, इंटरनल डिक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका, डिक्रीज होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका, डिक्रीज होना चाहिए। पक्का हो जाएगा सर। तो ये छोटी छोटी चीजें अब आपको, चलो आज की क्लास में काफ़ी है, इतना करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब डेल्टा एच एंथैल्पी और इसके ऊपर की कहानियाँ अब अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अगली क्लास में सेकंड लॉ आएगा, थर्ड लॉ आएगा, उन सबको फिनिश करेंगे। आज हमने सबसे पहले क्या करा है थर्मोडायनेमिक्स में, बेसिक टर्म्स कर लिया है सर, जीरोथ लॉ कर लिया है, काफ़ी डिफिकल्ट लॉ ऑफ थर्मो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मो कर दिया है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर दिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर दिया है। तो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सब कुछ हमने फिनिश कर लिया है। फर्स्ट लॉ के साथ साथ टाइप्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेसेस कर लिए, टाइप्स ऑफ मतलब प्रोसेस कर लिए हैं। प्लीज़ अपने पास डीपीपी करते जाइए और फॉर्मूला शीट बना लीजिएगा। रीजन की फॉर्मूला शीट आपके बहुत काम आएगी सर। यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो कोशिश कीजिएगा फॉर्मूला शीट को यूज़ करें, फॉर्मूला शीट को अच्छे से मतलब बना लें, ठीक है। तो चलो भाई ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी लेक्चर्स हो गए। आज थर्मोडायनेमिक्स चालू हो चुका है, 5वां चैप्टर अब चालू हो चुका है। 6ठे चैप्टर जाने से पहले 5वें चैप्टर को अच्छा कीजिए, कोशिश कीजिए भाई थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत अच्छी हो, क्योंकि अगली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स और अच्छा हो जाएगा, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।